लिया था। काफ़ी टेक्निकल सेशन रहा था वो। और आज का ये जो सेशन है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आज बहुत सारे नए लोग हैं हमारे बीच में, क्योंकि हम जब भी मीटिंग लेते हैं तो एक लेवल की मीटिंग होती है, एक टेक्नोलॉजी पे बात होती है। मतलब कुछ ऐसे लोग जो बिगिनर्स हैं उनके लेवल पे बात नहीं होती, तो बहुत सारी चीज़ें जो रहती है उनके समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम एक लेवल के बाद बात करते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा एक थोड़ा सा लेंथी सेशन है, क्योंकि करीब 1.5 घंटे के आसपास का ये सेशन होगा। और मैं आज आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज जो भी नए लोग हैं और या जो पुराने लोग हैं जिनको मतलब एक नए लोगों को बताने में, इस प्रोजेक्ट को बताने में क्या तकलीफ होती है या कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से एंड करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को मैं कवर करते हुए आज का ये सेशन लेने वाला हूँ। और पुराने लोगों के लिए एक मिनी ट्रेनिंग होगी कि जो हम एक किसी नए नए बंदे को किस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल कर सकते हैं। और इस बीच में चूंकि देखिए इसमें बिजनेस प्लान हमारी मीटिंग में डिस्कस नहीं होता है, हम सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी और हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में फोकस करते हैं। और आपको जिसने भी यहाँ पर इनवाइट किया है वो आपको बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस करेगा, बताएगा। और कोई भी क्वेश्चन जो होंगे वो लास्ट में हम देखेंगे, और बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई स्क्रैच नहीं करेगा। मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिनको इस प्रोडक्ट की मुझे जानकारी देनी है। तो आज इस पे फोकस करिए, हर एक पॉइंट पे फोकस करिए। और रियली आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमने कितनी मेहनत से इस प्रिपरेशन को तैयार किया है। ओके, इसे प्रिपेयर किया है। और सबसे पहले मैं एक बार जोरदार वेलकम करते हुए एक बार फिर से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों हैं, क्या है, क्या ऐसी चीज़ है, ऐसा कैसा प्रोजेक्ट है, और क्या इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो हम आगे आने वाले समय में मतलब हम एक बहुत अच्छे लेवल पे हम पहुंच सकते हैं, और ऐसी क्या रिवोल्यूशनरी मतलब ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम एक दुनिया को नई दिशा दे सकते हैं। देखिए ये जो फील्ड है पर्टिकुलर, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी 2009 से स्टार्ट होकर पिछले 11 साल 12 साल का वक्त हुआ है। और कुछ ऐसी चीज़ है जो हमको एक्सेप्ट करनी होती है, जो अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हम नए लोगों को नई दिशा दे सकते हैं। और कई ऐसे पिछले 10 साल का इतिहास है कि जिन्होंने भी अपने मतलब इस चीज़ पे बिलीव किया है, इसको एक्सेप्ट किया है, उसने अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म किया है, और कई सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो नेक्स्ट चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज की डेट में हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से ये हमारा बिजनेस एज स्टार्ट होता है। बिल्कुल मैं बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होंगी इसमें, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। देखिए अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे, बिजनेस के मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ वहाँ से हम बात करेंगे कि वहाँ से लेके आज 2021 चल रहा है, 21वीं सदी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या मतलब हमने अपने आप को आधुनिकीकरण में शामिल करने का हमने भरसक प्रयास किया, और उसके वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हुए, वो सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि 1940 से 1960 का जो एक दशक रहा है, जो डेकेड रहा है, वो एक बिजनेस एज का रहा है। और इसमें मतलब जो बिजनेस मैग्नेट जो है इंडिया के, वर्ल्ड के अंदर में अगर आप हम देखें, चलो हम इंडिया, चूंकि हम इंडिया से इंडिया की बात करेंगे, तो उस टाइम पे जो बिजनेस एज थी 1940 से 1960 की, जो हर 20-20 साल में मार्केट का सीन चेंज हुआ है। और उस बिजनेस एज में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, जिसमें मतलब आप समझ सकते हैं इंडिया के जो टॉप मोस्ट, जो आदित्य बिरला है या टाटा है या और भी जो बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट हैं, उन लोगों ने अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट किया। आज तक उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, उनसे हम लोग कंपेयर किसी को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक जो एस्टेब्लिशमेंट किया, आज वो मार्केट के ब्रांड एम्बेसडर बन के काम कर रहे हैं, मार्केट के ब्रांड है। और हर हर एक चीज जो एक सुई से लेके एक ट्रक और एक हवाई जहाज बनाने का कार्यक्रम इन लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो एक बिजनेस की एक मतलब एज थी जहां पर में सारे बिजनेस एस्टेब्लिश हुए। अब वो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी बेस हुए या इंडियन तरीके से हुए, ठीक है, लेकिन एस्टेब्लिश हुए। अब 1960 से 1980 का जो दशक रहा है, 1960 से 1980 का जो दशक रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक एज का रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस एज चल रही थी उसमें जिस प्रकार से भी बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट किया गया, उसका इलेक्ट्रॉनिकीफिकेशन हुआ। उसमें कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनीज आई। आज भी अगर हम सोनी की बात करेंगे, वर्लपूल की बात करेंगे, पैनासोनिक की बात करेंगे, और बड़े बड़े जो ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो बड़े ब्रांड है, ये उस समय के ब्रांड है जिनका आज भी कोई कंपैरिजन नहीं है।
और उनका कोई कंपैरिजन कर नहीं पाता था। मतलब आज उन्होंने पिछले कई सालों की सर्विस के बाद में आज एक मार्केट के अंदर ब्रांड बन के वो काम कर रहे हैं। हम कोई भी चीज अगर हम परचेज करेंगे तो इन ब्रांडेड कंपनियों की परचेज करते हैं, क्योंकि हम पिछले कई सालों से इनकी सर्विस देख रहे हैं। दूसरा, अगर हम कंप्यूटर एज की बात करेंगे तो 1980 से जो 2000 का जो दशक रहा है, ये कंप्यूटर एज रही। यहाँ पर में कंप्यूटर आया और हर चीज़ों का कंप्यूटराइजेशन हुआ, और कई सारी जितनी भी ये 2 दशक, ये 40 सालों में जो कंपनीज थी, उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट को कंप्यूटर में कन्वर्ट किया, उसका कंप्यूटराइजेशन किया। उस वजह से उनको क्या हुआ कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से उनका मेंटेन हुआ, और उन्होंने जो डेटा कंट्रोल किया, उन्होंने जो प्लांट के अंदर में कंप्यूटराइजेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करके अपने प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका जो है आपको भी, यहाँ हमारे कई सारे साथी हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये वो कॉमन बातें हैं जो हमें सभी को पता है, लेकिन हम कभी इन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। उस कंप्यूटर एज में कंप्यूटराइजेशन हुआ और हर बंदे ने अपने आप को कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश करी। थर्ड जो मतलब फोर्थ स्टेज जो आई, इंटरनेट एज आई, जो कि 2000 से 2020 के बीच ये रही। और ये जो जब इंटरनेट एज आई तो इसके दो अलग अलग पार्ट रहे हैं, जहाँ पे 2000 से 2010 में ये जो दशक रहा है, यहाँ पर एक अलग प्रकार का डेवलपमेंट हुआ। और 2009 से 2020 का जो दशक रहा है, यहाँ पर में एक बहुत अलग प्रकार का रहा। और जो 2009 से 2020 2021 जो हमारा अभी चल रहा है, इस बीच में जो चेंजेस हुए हैं, मतलब ये इतने अच्छे और इतने धमाकेदार चेंजेस हुए हैं कि अगले कई दशकों तक इसका जो प्रभाव है पूरे वर्ल्ड के ऊपर में छाया रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि 2000 से 2010 के बीच के अंदर में जो भी चेंजेस हुए, मतलब ये तो मैंने 1940 से लेके 2020 तक का मैंने एक शॉर्ट डिटेल दिया आपको। अभी हम लोग 2000 से 2000 इंटरनेट एज में आए, और 2009 से 2020 में हम लोग इसके सेकंड पार्ट में आए। लेकिन ये पिछले जो 80 सालों के अंदर में चेंजेस हुए, वो ये हुए बिजनेस में जो एवोल्यूशन हुए, वहां पर में हम देख सकते हैं कि पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होगा कि चीजों के बदले में चीजें एक्सचेंज की जाती थी, वस्तु का विनिमय होता था। अगर किसी के पास में 1 किलो चावल है तो वो चावल 1 किलो दे देता था और उसके बदले 2 किलो गेहूं ले लेता था। तो इस प्रकार से आज भी कई सारे गांव हैं, बहुत अपने इंडिया के टिपिकल गांव जो है बिल्कुल अंदर अंदर में आज भी ये सिस्टम चलता है, जहां पर में बार्टर सिस्टम के थ्रू प्रोडक्ट का लेन देन होता है। फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देख रहे हैं, सारी जो पिक्चरें आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। रिटेल ट्रेड आया, फ्रेंचाइजी सिस्टम आया, और ये कई सारे चेंजेस हमने समय समय पे इन बिजनेसों में देखा। मतलब जब भी कोई चेंज हुआ है तो हमने उसको आत्मसात किया है, उसको हमने एक्सेप्ट किया है, और उसका फर्क ये गिरा है कि हमने अपने अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे खड़ा हम कर पाए और डेवलप कर पाए। जैसे बिजनेस, क्योंकि हम कोई बिजनेस मतलब सेलिंग होता है और उसमें करेंसी इन्वॉल्व होती है, कोई भी बिजनेस को करने के लिए एक मनी की जरूरत पड़ती है। बार्टर सिस्टम में तो कोई मनी की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर गोल्ड इन्वॉल्व हुआ, फिर मेटल इन्वॉल्व हुआ, फिर पेपर करेंसी आई, प्लास्टिक कार्ड्स आए, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का जमाना है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वाला जो मैटर था 2009 तक था, और उसके बाद में 2009 से क्रिप्टो करेंसी आई। ये धीरे धीरे जो चेंजेस हुए हैं, ये हमारे सामने हुए हैं। ये बात और है कि हम जो इस फील्ड के इलिटरेट बंदे रहे, उनको इस सिस्टम की जानकारी बहुत लेट हुई। हमें खुद ये क्रिप्टो मार्केट के बारे में 2013 में हमें इस चीज का पता लगा। तो ये सारे चेंजेस हुए और हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। आज अगर हम मोड ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, मेरा आज का टॉपिक था डिजिटलाइजेशन एंड मोड ऑफ फ्यूचर ऑफ पेमेंट। तो ये जो फ्यूचर ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें, मोड ऑफ पेमेंट की, तो हम जो करेंसी यूज करते हैं, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया, सेंट्रलाइज करेंसी किसको बोलते हैं। तो जनरली हम वो सारी यूज करते हैं, लेकिन हमें उस विषय में फंडामेंटल नॉलेज नहीं होने की वजह से सेंट्रलाइज करेंसी होती है। हर एक कंट्री का करेंसी होता है, जैसे इंडिया का इंडियन रुपीज होता है, जैसे डॉलर है, येन है, यूरो है, ठीक है। तो ये हर एक कंट्री का जो करेंसी होता है, जिसको आरबीआई जैसी एक संस्था जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, कंट्रोल करती है, उसको हम सेंट्रलाइज करेंसी बोलते हैं। अब ये जो इंटरनेट एज आई, तो इंटरनेट एज में मैंने आपको बताया कि 2000 से 2010, 2009 से 2020, तो 2 अलग अलग पार्ट रहे। यहाँ पर 2000 से 2009 के बीच में जो
इंटरनेट एज में क्या हुआ कि यूएस, चूंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर में डॉलर की मोनोपोली है, और उस डॉलर की मोनोपोली में इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसफर के लिए परफेक्ट मनी है, ईगो पे है, सॉलिड ट्रस्ट पे है, ऐसे बहुत नाम आप सुन रहे हैं। ये पिछले कई सालों से मार्केट के अंदर स्थापित और करेंसी एक्सचेंज का ये काम करते रहे हैं, और इनका काम सिर्फ रहता था कि ये हमारी करेंसी का एक्सचेंज करते थे और वर्चुअल ट्रांजैक्शन करते थे। इनको वर्चुअल करेंसी भी बोला जाता है। अब ये पेटीएम आया 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद में, फिर अभी फोन पे बहुत सारे जो मोड ऑफ पेमेंट हैं ये धीरे धीरे करके इंटरनेट के इस युग में चेंज होते गए। अब मेन क्या है कि 2009 मतलब 2009 के पहले तक ये वर्चुअल करेंसी चलते रहे, जहां पर में हम अपने पैसों का एक्सचेंज करते थे इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन 2009 में एक न्यू मतलब चेंज इन इंटरनेट एज में एक नया चेंज आया, और जहां पर डिजिटल करेंसी ने कदम रखा, जिसको हमने क्रिप्टो करेंसी भी बोला है। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी इसे अल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट, मतलब एक भुगतान का एक वैकल्पिक तरीका है, या एक ऐसी करेंसी है जो कि कंप्यूटर के एल्गोरिदम पर बनी होती है, और ये एक स्वतंत्र मुद्रा है, इंडिपेंडेंट करेंसी होती है जिसका कोई ऑनर नहीं होता, और ये एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। और आमतौर पर इसका उपयोग किसी सामान की खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, हमने समय समय पे हमारे सराउंडिंग में जितने भी चेंजेस हुए हैं, हमने उन सभी चेंजों को एक्सेप्ट किया है। और अगर हम इन चेंजों को एक्सेप्ट नहीं करते तो आज हम इतने अपडेट नहीं होते, आज हमारा कंट्री इतना अपडेट नहीं होता, आज पूरी दुनिया इतनी अपडेट नहीं होती। तो ये हम लोग सभी काबिल तारीफ है कि हमने समय समय पे इस चेंज को एक्सेप्ट किया है, और आज भी कुछ लोग हैं जो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर वो नहीं करना चाहते तो इस दुनिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस दुनिया की ग्रोथ में वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब एक मैटर है, क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें कोई क्लियरिंग हाउस की जरूरत नहीं होती, कोई पेपर या प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई स्पेस स्टोरेज रिक्वायरमेंट होता, कोई थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट नहीं होता, कोई डैमेज नहीं हो सकती, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, फास्ट ट्रांजैक्शन होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई टाइम बाउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कोई टाइम लिमिट की जरूरत, कोई मतलब अनलिमिटेड पैसा आप इधर से उधर भेज सकते हो, और कोई हाई रेमिटेंस चार्जेस की, मतलब मैं अगर यहाँ रेमिटेंस चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो 24 आवर में आज का जो सिचुएशन है, करीब $5 ट्रिलियन का ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। एक देश ने दूसरे देश से कोई चीज ली, मैंने जाके एक फ्रिज खरीदा, या एक सिटी से दूसरे सिटी में कोई सर्विस या वस्तु का ट्रांसफर हुआ जिसमें मनी एक्सचेंज बना, मनी जो लेन देन का माध्यम बना, ऐसे अगर ग्लोबल ट्रांजैक्शन अगर मैं देखूं तो करीब $5 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन होते हैं 24 घंटे में। अगर ये 5 ट्रिलियन की बात करूं तो इसमें से 70% जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो रेमिटेंस होते हैं। आज भी मैं ये श्योर करता हूं कि आज हमारे जितने भी लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता रहता कि ये रेमिटेंस होता क्या है। रेमिटेंस होता है इंटरनेशनल ट्रांसफर। अगर हम कोई भी, जैसे जनरली अगर आज हम 2 लाख रुपए तक अगर हम बैंक से ट्रांसफर करते हैं तो एनईएफटी के रूप में हम अपने इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर देते हैं। 2 लाख के ऊपर अगर आपको किसी को ट्रांसफर करना है, मतलब डोमेस्टिक ट्रांसफर में, अंतरदेशी ट्रांसफर में, तो आपको बैंक जाना पड़ता है, चालान भरना पड़ता है, योर सेल्फ का चेक देना पड़ता है, और वो 3 से 5 घंटे में जो है वो आपका आरटीजीएस है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का, 2 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये एक नॉर्मल सिस्टम है। और मतलब 2 लाख के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको एज आरटीजीएस करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ से बैठे हुए कोई भी बंदा अपने किसी रिलेटिव को फॉरेन में, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में अगर पैसा भेज रहा है, या कोई भी एक बिजनेसमैन किसी दूसरी कंट्री से कोई डील करता है, तो वो जो पैसा ट्रांसफर करता है उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई सालों से वेस्टर्न यूनियन जैसी या गवर्नमेंट के जो भी अवेलेबल सोर्सेस है, जो एजेंसीज हैं, एक हाई रेमिटेंस चार्जेस वसूलती है, जो कि 5 से लेकर लगभग 30% का चार्ज होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे एक फ्रेंड ने अभी एक ट्रांसफर किया था लास्ट 2-2.5 महीने पहले, उसको 9% ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा था, रेमिटेंस चार्जेस लगा था। उसने 10 लाख रुपए, उनकी बिटिया रहती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रही है, उनको 90,000 रुपए रेमिटेंस चार्जेस लगा था। वो स्टेट बैंक में मैनेजर है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं एवरेज अगर 5 से 30% पकड़ूं तो इसका 70%, $3.5 ट्रिलियन का लगभग 10 to 15% जो एवरेज एक करोड़ों अरबों रुपया जो है रेमिटेंस चार्जेस के रूप में ये बीच वाले लोग, ये सरकारी एजेंसीज, जो रेमिटेंस एजेंसी हमसे वसूलती है। तो ये एक बहुत बड़ा दर्द है पूरी दुनिया का
जिसका एक सोल्यूशन दिया इस क्रिप्टो करेंसी ने, क्योंकि अब कोई भी हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रेडिशनल सेटलमेंट ऑफ फंड क्या होता है, जहां पर में एक क्लियरिंग हाउस बैठा रहता है। जब हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, वो क्लियरिंग हाउस जब तक उसको क्लियर नहीं करेगा, पैसा सामने वाली पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। वो करेगा, और वो उसका भी एक लिमिट होता है कि 9 से 10, जो हमारे बैंकिंग सोर्सेस है 10 से 5 के बीच में होते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल करेंसी जो है वहाँ पीयर टू पीयर होती है, मतलब कोई भी बंदा एक दूसरे के खातों में ग्लोबली पैसा ट्रांसफर कर सकता है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, और एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम होता है, जहां पर मैं ये जो अंतर है आज पूरी दुनिया ने देखा, और लोगों का रुझान जो है इस तरफ धीरे धीरे करके गया। अगर मैं देखूं, मैं बहुत ज्यादा लंबी हिस्ट्री मेरे पास में आज, बहुत अलग अलग मैटर है, बहुत सारा मैटर है, इसलिए मैं शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा हूं। मतलब पहली जो करेंसी रही है बिटकॉइन रही है, जो हमारे बिगिनर्स थोड़ा सा है उस चीज को ध्यान देंगे कि ये जब ये 2009 में बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, तो ये 32 पैसे का एक कॉइन था। मतलब एक बंदा था, यहाँ आप जब पढ़ेंगे कि उस बंदे ने $27 में, $26.6 में 5000 बिटकॉइन लिए थे 2009 में। और वो क्रिस्टोफर कोच उसका नाम था, और वो बंदा भूल गया कि मैंने कोई वो $27 कहीं इन्वेस्ट किए हैं। और आप बाई गॉड बता रहा हूँ, ये 13 अक्टूबर की न्यूज़ है 2013 की। ये पूरा मैंने इसका स्क्रीनशॉट दिया है आपको। वो 2013 में उसकी वैल्यू $8,86,000 उस 5000 बिटकॉइन की हो गई। और आज का रेट अगर हम चेक करेंगे, तो आज एक सिंगल बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो करीब करीब $55,000 आज की डेट में है। तो आप जस्ट इमेज करिए कि वो जो $55,000 एक बिटकॉइन की कीमत है, तो 5000 बिटकॉइन की कीमत क्या होगी, और वो क्रिस्टोफर कोच आज कहाँ पर खड़ा होगा। आज अगर एक हम 50 लाख की गाड़ी लेने जाते हैं, ऑडी खरीदते हैं, तो एक बिटकॉइन 45 लाख का आता है, और ऑडी भी 45 लाख की आती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी करेंसी जो कहीं से कहीं तक जिसने इसको इनोवेट किया है उसके भी दिमाग में नहीं था कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट, उसका यही सोच था कि दो बंदे बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के क्या हम एक दूसरे को इंटरनेशनली कहीं से कहीं हम पैसा भेज सकते हैं। उसने ट्रायल लिया, और ये सिस्टम इतना प्रूवन हो गया कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं, $1 बिलियन कंपनीज जो है वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, वो आज बिटकॉइन को एज मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करती है। और आज दुनिया के अंदर में करीब इसकी एक वेबसाइट है जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैटर लंबा है। कॉइन मार्केट कैप एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन की वेबसाइट है। वहां अगर आप जाते हो, इसका पूरा डेटा मिलता है, जहां पर करीब करीब मतलब हजारों की संख्या में, करीब मेरे हिसाब से 35-50 हजार, 50,000 45,000 जो है एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, और लगभग 8,500 करेंसीज हैं जो कि ये बिटकॉइन के जैसी या ये क्रिप्टो करेंसी है जो आज की डेट में मार्केट में चल रही है। अब मेन मैटर ये है कि इसका जो लीगलाइजेशन है वो क्या है। अगर हम बिटकॉइन के थोड़ा सा डिटेलिंग में देख रहे हो, देखो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात छोड़ दे, क्योंकि देखिए कोई भी इंडिया में आए दिन कोई ना कोई नई न्यूज जो है, कोई नेगेटिव न्यूज भी आती है, पॉजिटिव न्यूज भी आती है। हमारे देश के गवर्नर, हमारे देश के जो फाइनेंस कंट्रोल करने वाले लोग हैं, पिछले कई सालों से इसकी स्टडी कर रहे हैं। कोई हाँ बोलता, कोई ना बोलता, क्योंकि देखिए जो भी चीज से हमारी गवर्नमेंट को 2% टैक्स जाता है वो चीज अच्छी होती है, और जिससे टैक्स नहीं जाता है वो चीज खराब होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टडी चल रही है, और बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज भी मार्केट में आ रहे हैं और नेगेटिव न्यूज भी आते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात छोड़ दें, तो पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार के जो एटीएम्स हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में करीब 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में इसके एटीएम होते हैं, और इस प्रकार से इस करेंसी का लेन देन एक नॉर्मल करेंसी के जैसे होता है। अब मेन चीज क्या हुई कि ये पूरे बिजनेस चले, बिजनेस में करेंसी हुई, तो उस करेंसी में रेवोल्यूशन भी आया, और जहां पर इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे लोगों ने समझना चालू किया। आज मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि हमारे जो साउथ के जो कुछ लोग, साउथ की जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, इवन नॉर्थ इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं, क्रिप्टो करेंसी को अपने सिलेबस में, गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट सिलेबस में ये क्रिप्टो करेंसी को भी शामिल कर लिया गया है। मतलब जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता लगते गया, वैसे वैसे इसका अपडेशन हुआ, और आज इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो क्या कर रही है, कोई स्क्रैच नहीं मारेगा, कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। मैंने जो आज मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी की आपकी हर एक क्वेरी का हम बाद में उसका निराकरण करेंगे। तो ये, क्योंकि आज की जो मीटिंग है वो एक कंप्लीट मीटिंग है, कंप्लीट
सिस्टम मीटिंग है, प्लीज आज कोऑपरेट करेंगे आप। तो आज ये पूरे वर्ल्ड के अंदर में जहां पर इतना बड़ा कॉइन मार्केट कैप जो है, इतना बड़ा क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है, जो मार्केट है, उसके अंदर में एक ऐसा ग्रुप है जो यूएस से बिलोंग करता है। ये यूएस बिजनेस वर्ल्ड एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि 18 कंपनियां इसमें समाहित है। 18 कंपनियों के साथ में फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ काम करते हुए पिछले करीब करीब 10 सालों से मार्केट में है, और उन्होंने एक ऐसी कॉन्सेप्ट दे डाली मार्केट को जो आज आने वाले समय में एक रिवोल्यूशनरी क्रिप्टो करेंसी बन के उभर चुकी है, जिसको हमने बोला है जेडी कॉइन। राइट, मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर हम बोलेंगे कि 2000 की जो करेंसी है उसको हम जेडी कॉइन बोल सकते हैं। अब ये जो यूएस बिजनेस वर्ल्ड बेसिकली क्या है, ये एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है जो कि 2010 से स्टेट ऑफ आइडाहो यूएसए से स्टार्ट होती है, जो कि टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी सोल्यूशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन, और पिछले कई सालों से ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ में काम कर रही है, जो कि यूएसए, इंडिया, न्यूजीलैंड, यूके और कनाडा में जिसको ऑपरेट करने वाले काफी मतलब एक्सपर्ट लोग हैं, जो है तो इंडियंस बट ये अमेरिका में स्थापित है और काफी अच्छे लेवल पे स्थापित है। और इतने आप समझ सकते हैं कि बेकर सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिस जगह पे बना है, वो जगह भी उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को यूएस बिजनेस वर्ल्ड ने डोनेट किया। वो मैंने पहले ही बोला था कि आप किसी भी प्रकार का स्क्रैच नहीं करेंगे, आपकी क्वारी हम बाद में देखेंगे। हम इस मीटिंग को, मैं जो आपको आज बताना चाह रहा हूँ प्लीज उस पर फोकस करें। ये जो आप स्क्रैच कर रहे हैं, प्लीज प्लीज आप थोड़ा अनुशासन में रहेंगे आज। ओके, तो ये जो है मिस्टर जी ब्राउन है, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है, जॉन बंगा है, डॉक्टर दीपक पारासर हैं, और ये समय समय पिछले क्योंकि 10 सालों से मार्केट के अंदर में काम कर रहे हैं, तो ये सारे कई सारे एक्सेलेंस अवार्ड भी लोग ले चुके हैं। तो ये है, मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दी, जो कि मेन ऑब्जेक्ट्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर में, रेजोल्यूशन के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑप्शन दिया है, जिसको हमने सिनिक्शनरी एजुकेशन नाम दिया, जो कि 10 लैंग्वेज के साथ में इंग्लिश एजुकेशन को सिखाती है, कई सारी लैंग्वेजेस को फोकस करते हुए। टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर में क्रिप्टो करेंसी, अगर फाइनेंस, बैंक, मेडिकल, इंश्योरेंस की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जो है टेक्निकल पार्ट जो है इन लोगों ने दिया है। सिक्योर्ड इनकम सोर्सेस, आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ में पिछले 2 साल से ऐसे कई 100 लोग हैं, कई हजार लोग हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं और चेंज कर रहे हैं। और लीगलिटी की बात करेंगे तो ये किस प्रकार से एक लीगल प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहा है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब ये जितनी भी कंपनीज की मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ये एक ही ग्रुप की कंपनी है, और ये वो वेबसाइट है sos.idaho। ये जो है आइडाहो सेक्रेटरी स्टेट की एक वेबसाइट है, जैसे इंडिया में mca.gov.in होता है। मतलब एक मैं क्लू दे रहा हूँ, इसकी जितनी भी कंपनीज है उसको आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे ये साइट खोजेंगे, और वहां पर एक एक कंपनी का डेटा, बिजनेस सर्विसेज जो लिखा हुआ है उस पर जाकर एक एक कंपनी का जब आप डिटेल डालते हैं, तो हर एक कंपनी का डिटेल, उसके ऑनर का नाम, वो पिछले कितने सालों से चल रही है, और जो अगर चल रही है तो एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करती है, हर एक चीज की जानकारी आपको हो सकती है। मतलब मैं आपको कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जो हिडन है, हर एक चीज जो है ब्लैक एंड व्हाइट में है, हर एक चीज गूगल पे है। आज अगर मैं बात करूं जेडी कॉइन, इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है इतनी सारी करेंसीज में, ये एक 4th जनरेशन क्रिप्टो करेंसी है। और सबसे बड़ी चीज है कि जेडी कॉइन जो एक 4th जनरेशन क्रिप्टो करेंसी है, इससे पहले जो टेक्नोलॉजी रही है वो प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर में टेक्नोलॉजी रही है, जहां पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो इनके पास में जो टेक्नोलॉजी है वो प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री और प्रूफ ऑफ रेपुटेशन। मतलब यहाँ पर मैं ये सारी चीजों को कवर करते हुए, ये कस्टमाइज एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है, कस्टमाइज एक टेक्नोलॉजी है कि बंदे की जैसी जरूरत होगी उसके यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको वो सारी फैसिलिटी दे सकती है। वो इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। सबसे बड़ी बात है कि ये जेडी कॉइन अन्य 8,000 8,500 कॉइन से डिफरेंट इसलिए है कि फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क, ये यूएस का सबसे बड़ा ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, जो कि दुनिया के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये सर्टिफाइड करता है। और इसी जगह से जब आप यहाँ पर मनी सर्विसेज बिजनेस इंफॉर्मेशन, देखिए लेफ्ट साइड में जो सर्च का ऑप्शन है, जब यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर में इसकी सारी जानकारी आपको मिलती है। इसी जगह से बैंक ऑफ अमेरिका भी रजिस्टर्ड है, इसी जगह से पेपल भी रजिस्टर्ड है, इसी जगह से अपना
फेसबुक बोल लो, ये जितने भी आपके दिमाग में जो बातें हैं, कंपनीज हैं जो ग्लोबली काम कर रही हैं, वो सारी जो है इस जगह से रजिस्टर्ड है, यहीं से जेडी कॉइन भी रजिस्टर्ड है। तो ओवरऑल देखा जाएंगे तो ये फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, यहाँ से सर्टिफाइड होके ये सिस्टम काम कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज, ये सिर्फ ये फिनसेन से ही रजिस्टर्ड नहीं है, ये इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, ये आज इंडिया के अंदर में आपको सुनाई दे रहा है हर दिन कहीं ना कहीं क्रिप्टो के ऊपर गाइडलाइन नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट इसको मान्यता नहीं दे रही है। लेकिन ये इसका जो बेस डिपार्टमेंट है, जो बेस रेगुलेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, इन्होंने सारी मतलब नॉर्म्स बना के अमेरिका से जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज है, इसने क्रिप्टो करेंसी की ओर में गाइडलाइन बनाया, और ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गाइडलाइन के आधार पे निर्धारित करेंसी है। और आज नहीं कल जो कंट्रीज इन नियमों को नहीं मान रही है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज के हिसाब से एक जनरल टैक्स प्रिंसिपल होते हैं जो इस करेंसी के ऊपर में लगाए जाते हैं, और इसको एक रियल करेंसी का नाम दिया गया है। साथ में वो फिनसेन के थ्रू भी इसको रजिस्टर्ड किया गया है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी, मतलब इसमें किसी भी प्रकार से बीच में हमको सुनने में मिला है कि कई सारी जो है मतलब कॉइन्स हैं, कई सारे लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों का गलत उपयोग किया। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से भी रजिस्टर्ड है, इसलिए किसी भी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी यहाँ पर नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात, ये जेडी कॉइन पूरी दुनिया में आज लाखों डॉलर का जो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है, जो कि डिसेंट्रलाइज हम करेंसी बोलते हैं, जहां पर में टैक्सेशन नहीं है, लेकिन ये पहला है जो माई क्रिप्टो बैंक लेके आ रहा है। ये एक न्यू एज होगा, क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज होगा, एक बैंक होगा जो एक नॉर्मल बैंक की तरह बैंक होगा। यहाँ पर में आपको कस्टमाइज एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा, विद इन 5 सेकेंड आप अपने उस डेबिट कार्ड में अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और इवन कई सारी जो करेंसीज है उसके लिए गेटवे होगा। मतलब आने वाले समय में अगर कोई वर्ल्ड में रेगुलराइजेशन की अगर हम बात करते हैं, और अगर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करने की बात होती है, तो यहाँ पर मैं जेडी कॉइन सबसे बड़ा इसमें आगाज किया है, जिसने इसने हस्तक्षेप करके एक रेगुलेशन को तैयार करने का एक सिस्टम बनाया है। और ये क्रिप्टो बैंक जिस दिन लॉन्च हो जाएगा, इसकी सारी लगभग फॉर्मेलिटी कंप्लीट है, 1 by 1 करके आपको बहुत जल्दी इसके बारे में भी सुनाई देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो इतना करोड़ों अरबों डॉलर का 24 घंटे का टर्नओवर होता है, जो कि एक जहां पर में कई गवर्नमेंटों को टैक्स नहीं जाता है, गवर्नमेंट इंडिया को भी टैक्स नहीं जाता, जिसके वजह से बोलते जी हम परमिट नहीं कर सकते। लेकिन वो समय बहुत जल्दी नजदीक है कि जहां पर जैसे ही स्टार्ट होता है तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं दुनिया जितनी भी वो 8,500-9,000 करेंसीज है, उसमें ये पहला करेंसी है जिसका मैं चेकबुक आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार का एक डेबिट कार्ड भी होगा जहां पर उस चेकबुक पे डायरेक्टरों के नाम लिखे हुए हैं। अब क्या होता है, जब हम हमारा जैसे एक नॉर्मल बैंकों में खाता होता है, तो बैंक में हम साल भर लेन देन करते हैं। साल भर जब लेन देन होता है तो उसका लेजर जो है बैंक मेंटेन करता है, और जब भी हमको ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, बैंक से जाके हम 6 मंथ का 1 ईयर का अकाउंट स्टेटमेंट लेके आ जाते हैं। पूरा डेटा जो आरबीआई के थ्रू बैंक हमारा मेंटेन करती है। लेकिन यहाँ पर मैं जो करेंसी क्रिप्टो रियल करेंसी का जो सब्सटीट्यूट है, जो मोड ऑफ पेमेंट है, क्रिप्टो करेंसी है, और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। और ये ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कई सारी क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। और यह अगर इजी लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें तो ये एक डिजिटल पब्लिक लेजर होता है, जहां पर में रिकॉर्ड होता है और हर एक चीज का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं, अगर आपके जेब में 100 का नोट है और वो 100 का नोट आज आपने खर्च किया है, वो अगले 5 साल बाद कहाँ पर होगा ये हमको ये कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन आज अगर हमने यहाँ पर किसी भी तरीके से एक 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन इस ब्लॉकचेन के माध्यम से किया है, इस क्रिप्टो के माध्यम से किया है, तो अगले 50 साल बाद भी वो 10,000 रुपए कहाँ कहाँ पर है और कितने अकाउंट से यूज होकर आज कहाँ पर है, वो सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। तो मतलब इतना फाइन, मतलब इसका कंट्रोल रहता है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई धांधली या कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई फर्जी वाला या कोई मॉनिटरिंग मैनिपुलेशन नहीं होता है। अगर आज मैं एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन की बात करूंगा तो अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर मतलब बेसिक तो हम समझ गए, लेकिन इसके टेक्निकल के पीछे क्या कारण है, इसके
कौन कौन से ऐसे रीजन हैं कि ये कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है तो धीरे धीरे करके अपडेट होती है। क्रिप्टो करेंसी अपडेट हुई, पेमेंट सिस्टम अपडेट हुआ, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी वो भी धीरे धीरे करके अपडेट हो रही है। तो जो फर्स्ट जनरेशन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि बिटकॉइन ने लॉन्च किया था, उसमें पर सेकेंड का जो ट्रांजेक्शन स्पीड है 4.6 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड का स्पीड है। आप समझ सकते हैं जहां पर हम एक इंटरनेशनल रेमिटेंस करने के लिए हम एक किसी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जब जाते हैं तो 3 से 7 दिन एक इंटरनेशनल ट्रांसफर होने में लगता है। वहीं पर इस फर्स्ट जनरेशन की सबसे लोअर कैटेगरी की जो ब्लॉकचेन है उसके थ्रू 4.6 ट्रांजैक्शन पर सेकंड में होते हैं। मतलब अगर हम 24 घंटे की बात करेंगे तो करीब 9.5 लाख ट्रांसफर जो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, जो सबसे मतलब छोटे लेवल की टेक्निक थी। सेकेंड जनरेशन की अगर हम ब्लॉकचेन करेंगे देखेंगे जो कि इथेरियम के थ्रू एग्जैक्ट मतलब मार्केट में इसका विस्फोट हुआ, वो करीब 25 से लेके 18,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड का ट्रांजैक्शन करती है। आप समझ सकते हैं 4.6 ट्रांजैक्शन में 9.5 लाख होता है तो 18,000 ट्रांजैक्शन के साथ में एक 24 घंटे में करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं। इसने अभी 2.0 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च करी, उसमें भी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 2 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड है। थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं, ब्लॉकचेन की बात करूं, लेकिन हुआ क्या है कि ये सेकेंड जनरेशन की ब्लॉकचेन इसने लाई तो इसमें बहुत सारी ऐसे नए नए फीचर्स भी लेके आए, जहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाए। मतलब ऐसी कंपनीज जो अपनी खुद की जिनके पास में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इथेरियम की ब्लॉकचेन को रेंट पे लेकर अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकती है। ये सारे फीचर्स इसने लेके आए। थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी जो थी वो कार्डानो ने बेसिकली इसको मार्केट में लेके आया था, लेकिन उसको एग्जैक्ट अप्लाई किया रिपल कॉइन ने, जिसकी 1500 से लेके 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड है। अब 50,000 ट्रांजैक्शन की स्पीड तो है ही है। अब आप समझ सकते हैं कि पिछली दो जो जनरेशन थी, उन दो जनरेशन में इतना सारा कुछ होने के बाद भी किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने इसको ऑथराइज नहीं किया कि हम इस टेक्नोलॉजी का यूज अपने प्रोजेक्ट के लिए करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ये जो रिपल कॉइन स्पीड के साथ में इसने बहुत सारी और भी कई सारी अपडेशंस लेके आए, जहां पर एनर्जी एफिशिएंसी, स्पीड, स्केलेबिलिटी ऐसे बहुत सारे नए फीचर्स लेके आए। इस थर्ड जनरेशन में कई सारे नए नए फीचर्स आए, लेकिन सबसे बड़ा आया, मैंने अभी जो आपको क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क जो बताया था, फिनसेन फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क, तो इसने ये रिपल ही ऐसा क्वाइन है पूरे क्वाइनों के अंदर में जिसने एमएसबी का सर्टिफिकेट लिया, मनी सर्विसेज बिजनेस का। और ब्लॉकचेन को भी बैंकों के कई सेक्टरों में धीरे धीरे करके जब इसकी स्टडी की गई तो उन्होंने भी ये देखा कि ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, जिसका कि एक बहुत ब्राइट फ्यूचर होता है, जिसमें कोई भी डेटा जो है सिक्योरली ट्रांसमिट हो सकता है। और इसे बहुत सारे जो नए नए फीचर्स उनको मिले थे। और आज यही रीजन है कि आज वर्ल्ड के 200 से भी ज्यादा बैंक्स हैं जो कि रिपल की ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो हमारे कुछ ऐसे लीगल डिपार्टमेंट के लोग अगर आज यहाँ पर है तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि जो एसबीआई का रेमिटेंस डिपार्टमेंट है आज की डेट में वो रिपल की टेक्नोलॉजी को यूज करता है। हम डेली कोई ना कोई न्यूज सुनते हैं कि ब्लॉकचेन, हम क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा। मेरे भाई, पिछले कई सालों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि हिंदुस्तान के आरबीआई का सबसे मुख्य बैंक हम जिसको मानते हैं, वो भी रेमिटेंस के लिए जो है रिपल की ब्लॉकचेन का यूज करता है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो कोई भी माइंड में किसी भी प्रकार का अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को निकाल फेंकिए, क्योंकि आने वाला जो समय हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी इस टेक्नोलॉजी का इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज के अलावा हमारे पास में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, हमारे पास में माई क्रिप्टो बैंक है, हमारे पास में मनी सर्विसेज का बिजनेस तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका 5 लाख से 8 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड का स्पीड है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी स्पीड है। इससे बड़ी स्पीड कोई नहीं है। स्पीड के अलावा भी ऐसी बहुत सारी हमारे पास में इंटरचेंज, डेटा एक्सचेंज, एटॉमिक स्वैप, जीएनपी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की जिसके बारे में भी अभी आपको आगे बताने वाला हूं। हमारी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है, 4 जनरेशन टेक्नोलॉजी है, 4 जनरेशन ब्लॉकचेन है, जो कि 5 से 8 लाख ट्रांजैक्शन के साथ में
एक बहुत ही सिक्योर्ड सिस्टम आज दुनिया को दिखा चुकी है, जिसका आगाज हुआ था, आप बिलीव नहीं करेंगे, नैस्डैक जो है, जो कि जैसे एनएसई बीएसई है, उसी प्रकार से ये अमेरिका का सबसे बड़ा सेंसेक्स है। वहां पर भी ये है डॉक्टर भूपिंदर सिंह जो आपके सामने दिख रहे हैं, यहाँ इन्होंने वहां पर इनको इनवाइट किया गया कि आप किस टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर रहे हैं, वहां पर भी इनका इंटरव्यू हुआ। इसका 6 मिनट का वीडियो है, लिंक मैं अभी दे दूंगा, जो आप उसको देखेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे ये टेक्नोलॉजी जा चुकी है। और सबसे बड़ी चीज है, इन सब के पीछे में जो हमारे पीछे गॉड फादर है हमारा, डॉक्टर जी ब्राउन, जो कि डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा है। और ये वो बंदा है जो कि एक्स नासा साइंटिस्ट रह चुका है, और इसने पिछले पिछले यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन के ऊपर में, इन्वेंटेड 60,000 एल्गोरिदम फॉर मैकेनिज्म डिप्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल कंट्रोल टेली कम्युनिकेशन फील्ड में, ठीक है ना, इवन ह्यूमन मशीन इंटरफेस प्रोटोकॉल में, स्टोरेज डिवाइस, सैटेलाइट मैश नेटवर्क, ऑर्बिट स्विचेस, 5G डिजिटल रेडियो स्पेक्ट्रम, ये ऐसे कई सारे फील्ड के अंदर में ये 60,000 से भी ज्यादा एल्गोरिदम इसने खुद खोजे हैं बंदे ने। ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। और इसने एक और चीज लेके आई जिसको हमने ज्योमेट्रिकल नेटवर्क प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बोला है। अब इसके बारे में मैं अगर मैं डिस्कस करूंगा बहुत लंबा है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, कोई कंपनी है, उसका डेटा है 1000 GB का डेटा है, उस 1000 GB का डेटा को यह जीएनपी प्रोसेस जो टेक्नोलॉजी है 9 से 30 अल्फाबेटिक या डिजिटल कैरेक्टर में चेंज कर देती है। वो 1000 GB का जो डेटा है 9 से 30 डिजिट कैरेक्टर में चेंज हो जाता है, और विदाउट इंटरनेट के, विदाउट किसी कनेक्टिविटी के, जहां से इवन अपन देखेंगे, मैं अभी इसका डिटेल आगे में बताऊंगा आपको, आप उस डेटा को दुनिया के, वर्ल्ड के, यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में जाके वो 30 डिजिट के 9 या 30 डिजिट को डाल के किसी भी डिवाइस पे विद इन सेकेंड, विद इन मिनट जो है वो करोड़ों का डेटा जो है आप रिकवर कर सकते हो एज इट इज। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इंडस्ट्रियल लेवल पे हर जगह पे कितना यूज होने वाला है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक हमारा इसी से रिलेटेड एक वेबिनार हुआ था 19 फरवरी को, जो कि हमारी जो वेबसाइट, बेसिकली जो हमारी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसको हमने बोला है हाइड्रस 7 वेबसाइट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसकी जो लॉन्चिंग हुई थी 8 दिसंबर को अपने स्पेन में जो अपने ब्लॉकचेन समिट हुआ था, वहां पर में ये लॉन्च हुई थी। और जब ये लॉन्च हुई, ब्लॉकचेन समिट जब ये लॉन्च हुई, ग्लोबल लेवल पे लोगों ने इसका देखा, ठीक है, और इसके क्या क्या फीचर्स हैं मैं वो आगे आपको डिस्कस करूंगा। फाइनली आज की डेट में मैं आपको उस जगह पे लेके जाना चाह रहा हूं जहां पर मैं जेडी कॉइन ग्रुप, यूएस बिजनेस वर्ल्ड ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ में किन किन चीजों को मार्केट में लेके आ रहा है। और आज जितने भी लोग ये स्क्रैच मार रहे हैं, उनका एक ही क्वेश्चन है कि जेडी कॉइन का रेट कब अप होने वाला है, या वर्ज कॉइन क्यों लॉन्च किया गया है, या ये इसका फर्स्ट से सेकंड फेज कब कंप्लीट होने वाला है। ये सारे क्वेश्चनों का मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, आपको किसी स्क्रैच मारने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं आपको हर एक जानकारी दे रहा हूँ। हाइड्रा 7 इज ए 4th जनरेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इसके ये किस किस जगह पे इसका ब्लास्ट किधर है, कभी भी कभी देखिए कोई भी कॉइन आता है, कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी आ रही है, तो वो क्रिप्टो करेंसी को का रेट बढ़ रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसके लिए एक बहुत बड़े यूटिलिटी की जरूरत होती है, यूजेबिलिटी जरूरत होती है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी उसको कौन लोग यूज कर रहे हैं, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है उसके यूजर्स कितने हैं, और उसके आधार पे रेट उसका कितना होगा। मैं आपको ये इनविटेशन मेरा आज का जो है आपके लिए ही है। हेल्थ केयर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, डेफी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ब्लॉकचेन का जो अगला वर्जन है कि कितना बड़ा सेक्टर मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और एसेट मैनेजमेंट है। ये जो मैंने आपको 5 सेक्टर बताए हैं, ये वो सेक्टर हैं जो पूरी दुनिया की सिस्टम को कंट्रोल करने वाले सेक्टर्स हैं। अब इसका मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल देता हूँ। अगर हेल्थ केयर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, हेल्थ केयर सेक्टर में एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, जहां पर कैश बिलिंग, ये पूरे पॉइंट देखिए, ध्यान से देखिए अभी आप, कैश बिलिंग, ओपीडी सेंटर, आईपीडी सेंटर, लेबोरेटरी, फार्मेसी मेडिसिन, इन्वेंट्री स्टॉक, पेरोल, फाइनेंशियल अकाउंट, सिक्योरिटी कंट्रोल, एमआईएस, प्रिंट रिसीप्ट, एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग, अपॉइंटमेंट एंड शेड्यूलिंग, ये एक हॉस्पिटल का एक मैनेजमेंट होता है। अब आप यहाँ पर में थोड़ा सा डीप तरीके से सोचिए, यहाँ पर जितने भी काम हो रहे हैं ये सारे मैनुपुलेटेड वर्क हो रहे हैं,
सारे बिलिंग सेक्शन है या कहीं पर भी डेटा एंट्री और ये सब हो रही है वो मैनुअली हो रही है, कंप्यूटराइज हो रही है, तो वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा रहता है जो कभी भी किसी भी चीज को मैनिपुलेट करते रहता है। आज आप देख रहे हैं, अगर टैक्सेशन की बात करूंगा, जितनी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं इंडिया के अंदर में प्रॉपर, अगर वो टैक्स फाइल करना चालू कर दें, जितना इनकम कमा रहे हैं, तो हमारा जो देश के ऊपर में जो कर्जा है, जो हमारे ऊपर कर्जा इतना है कि हमारी जितनी भी सोर्सों से जो इनकम होने वाली है उससे ज्यादा हम वो कर्जे का ब्याज भरने में हमारी गवर्नमेंट पे करती है। अगर इन चीजों पे अगर कंट्रोलिंग हो जाए तो हमारे पास इतना, गवर्नमेंट के पास पैसा इतना आएगा कि हम अपने कर्जे से मुक्त करके, जो हम अंडर डेवलपमेंट कंट्री का नाम है, वो डेवलप कंट्री में, अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री में हमारा नाम आ जाएगा। तो ये जो चीज है, ये हर जगह पे डेटा मैनिपुलेशन, मारे अपने मैनिपुलेशन रोकना, मॉनिटरिंग की बात हो रही है हर जगह पे। जब ब्लॉकचेन से जब इस सिस्टम को जोड़ दिया जाएगा तो कोई भी बंदा इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, दुबई जो है, दुबई ने 2020 दिसंबर का टारगेट रखा है, उसके करीब करीब 90% जो बिजनेस है, 1.5 लाख से भी ज्यादा बिजनेस सेक्टर्स हैं, वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन से अटैच हो चुके हैं, क्योंकि उसको एक्यूरेसी चाहिए, आउटपुट अच्छा चाहिए। ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है आप समझ सकते हो। अगर मैं एनर्जी सेक्टर की बात करूंगा, तो जो भी हम सुबह से लेकर रात तक बैठे हैं और जो एनर्जी से के जितने भी सोर्सों को हम यूज कर रहे हैं, उसके पीछे कितना बड़ा डेटाबेस मैनेजमेंट काम करता है। और वो, ये मैं एक हल्का सा मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको देखिए स्क्रीन पे, कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, उसके हर एक चीज को मैनेज करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, ये सारी चीजों के लिए एनर्जी, मतलब यहाँ पर में ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी जितनी भी ब्लॉकचेन यूज हो रही है सिर्फ पेमेंट ट्रांजैक्शन में यूज हुई है, लेकिन ये जो सेक्टर में हमारा जो ब्लॉकचेन की जो हमारे कंटेंट हैं, जो हमारी क्वालिटी, सॉरी, जो क्वालिटी है और जो हमारे फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स इतने कस्टमाइज हैं। मैंने आपको वही बोला, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, प्रूफ ऑफ रेपुटेशन, प्रूफ ऑफ स्टेक, की हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ये सप्लाई दे सकते हैं। ये सारा की सारा जो सेक्टर है, ये हमारा वेट कर रहा है। अब एनर्जी सेक्टर की अगर इसकी बात आप देखिए, कितने स्कोप एडवांटेज अगर मैं बात करूंगा एनर्जी सेक्टर्स के अंदर में, तो देखो 90 बिलियन का जो है, मतलब आप समझ सकते हैं, $US 90 बिलियन 2000 से 2019, ये जितने भी फिगर है, ये गूगल से सर्च निकाले फिगर है। जब ये एनर्जी सेक्टर का डेटा इतना हैवी जाता है, अरबों बिलियन की जहां बात होती है, जब हम इसके टेक्निकल कंट्रोल की बात, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारी ब्लॉकचेन 4.0 8 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड के साथ में इनको फीचर दे रही है। और ये सारी चीजों के लिए बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसके ऊपर में वर्कआउट चल रहा है, जिस पे वर्क बिल्कुल तूफानी तरीके से काम चल रहा है। ये मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करूं, इसमें बीच में एक तीसरा जो पॉइंट है वो डेफी का है, जो मैंने इसको कट करके आगे ले गया हूं। तो हमारा तीसरा पॉइंट डेफी छूट रहा है, क्योंकि डेफी में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब चौथा डायरेक्ट में ले रहा हूं, फोर्थ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करूंगा। मैं सुबह उठता हूं, रात को सोता हूं, जितने भी मैं प्रोडक्ट डेली रोजमर्रा की चीजों को यूज करता हूं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी के द्वारा उत्पादित की जाती है। कोई ना कोई बंदा मैन्युफैक्चर करता है, कोई ना कोई बंदा उसको उसको मार्केटिंग करता है, कोई ना कोई बंदा उसको बेचता है और मैं खरीदता हूँ और उसको इस्तेमाल करता हूँ। मतलब आज अगर मैं देखूं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो रॉ मटेरियल से लेकर कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलर और कस्टमर, ये जो पूरी लाइन है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है, जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करी है। आप थोड़ा सा देखिए इसको, कि आफ्टर मार्केट कस्टमर्स, ठीक है, रिसाइकलिंग प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्ट निकल रहा है तो उसका रिसाइकलिंग भी हो रहा है, लेकिन रिसाइकलिंग में ये हर जगह पे मैनिपुलेशन होता है, हर जगह पे कंट्रोल मैनेजमेंट बराबर नहीं है। सप्लायर्स की अगर मैं बात करूं, सोर्सिंग परचेसिंग की बात करूं, प्रोडक्शन की बात करूं, मतलब इनबाउंड लॉजिस्टिक की बात करूं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक की बात करूं, तो इसके पीछे कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है, ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि कंपनी उस स्टेज में है और उस प्रोजेक्ट पे आज की डेट में तूफानी गति से काम कर रही है। और अगले अगले हर महीने कुछ नया चीज है जो आपको अनाउंसमेंट के रूप में दिखने वाला है। और ये सारे चीजों का जो फोकस है वो जेडी कॉइन पेमेंट गेटवे के रूप में होता है। तो आज मैं आपको इस सप्लाई में चेन मैनेजमेंट के अलावा, अगर मैं एसेट मैनेजमेंट की बात करूं, तो देखिए एसेट मैनेजमेंट मतलब कोई भी कंपनी कंपनी होती है तो उसके एसेट्स होते हैं,
और जब एसेट्स होते हैं तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और एक बार धोखे से उन रिकॉर्डों के रजिस्टरों का अगर धोखे से अंगार लग गई, अगर बर्निंग का कुछ एक्सीडेंट हो गया तो पूरा कंपनी का रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए कितने प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल से लेकर एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक एसेट्स, आईटी एसेट्स, फिक्स एसेट, रियल एस्टेट, डिजिटल एसेट्स, ये सारे जितने भी मैनेजमेंट्स होते हैं इससे रिलेटेड भी सारे कई सारे एप्लीकेशन है जिसके ऊपर में वर्कआउट चल रहा है, जो इन इंडस्ट्री लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे इनको सप्लाई दी जाएगी, और इसका फास्टेस्ट प्रोसेसिंग जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास है उसके लिए पूरा वर्क चल रहा है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर यहाँ फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट की बात करूं तो एक छोटी सी कंपनी का छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कोई एक कंपनी है, किसी बंदे ने उससे लोन लिया, और उस लोन लेने के बाद में सपोज उसका कोई क्लेम आता है, और वो क्लेम में उसका एक 50,000 का चेक उसके घर जाता है, लेकिन चूंकि समय पीरियड काफी लंबा था, 2 3 4 साल का था, वो बंदा अपना एड्रेस चेंज कर लेता है, वो चेक उसके घर से जाके वापस चला जाता है, उसका जो जो पैसा, ऐसे हजारों लाखों कंपनीज हैं, लाखों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पर वो क्लेम का जो पैसा, एक चेक की 6 मंथ की जो है वो लिमिट होती है, 6 महीने के बाद वो अनक्लेम्ड मनी के रूप में गिना जाता है। मतलब ऐसा हर कंपनी के पास में लाखों करोड़ों रुपया है जो अनक्लेम्ड मनी के रूप में पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर इसी चीज को ब्लॉकचेन कंट्रोल करती है, तो जैसे ही बंदा कहीं पर में माइग्रेट होता है तो उसका डेटा अपडेट होकर सिस्टम में चला जाता है। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एसेट मैनेजमेंट में भी हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं डिजिटल हेल्थ केयर और जीएनपी टेक्नोलॉजी, जो हमारी सबसे प्राथमिक जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो जिसके ऊपर में बहुत तूफानी गति से काम चल रहा है, 2021 का टारगेट है कंपनी का कि हम एक डिजिटल हेल्थ केयर के ऊपर में हम काम कर रहे हैं और जीएनपी टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम कर रहे हैं। और ये दो प्रोजेक्ट के कारण ही सिर्फ 2021 में एम टू बिकम ए बेस्ट क्रिप्टो करेंसी, मतलब जेडी, इनका टारगेट है कि जेडी 2021 में ये बेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन जाएगा। बस और 1 1.5 महीने की बात है, इसके बाद में इसकी स्पीड को हम पकड़ नहीं पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने डिजिटल हेल्थ केयर जीएनपी टेक्नोलॉजी की बात करी है, मिस्टर आशीष शाह करके हमारे सीईओ एपिलो हेल्थ केयर के, बेसिकली हमारी जो 18 डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है उसमें इसमें कहीं ना कहीं ये पिछले कई सालों से हमसे जुड़े हुए हैं। और आसिफ शाह कोई नया नाम नहीं है, इतना कॉमन नाम भी नहीं है, ये डिजिटल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े, मतलब एक रिसर्चर हैं, और ये टेडेक्स के स्पीकर हैं जो कि डिजिटल रेवोल्यूशन इन हेल्थ केयर के ऊपर में काम कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, अब ये टेडेक्स क्या चीज है, बेसिकली है ये टेडेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई भी बंदा, मतलब एक नई जानकारी भी, अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे जुड़े हैं तो आपके लिए भी एक नई जानकारी है ये। टेडेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप कोई भी, आपके पास ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में एक चेंज ला सकती है, टेडेक्स के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करिए, टेडेक्स आपका वेलकम करता है, वहां पर जाके आपको एक मंच मिलता है जहां सर आप अपनी चीज को बोलते हैं और पूरी दुनिया आपको सुनती है। 1984 में एक हैरी मार्स करके एक बंदा था जिसने इस टेडेक्स का फॉर्मेशन रखा था, जो कि दुनिया के अंदर में पूरी दुनिया को इनवाइट करता है कि अगर आपके पास कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है तो हम उसका वेलकम करते हैं, हम आपको ग्राउंड देंगे कि पूरी दुनिया तक आपकी उस बात को पहुंचाई जाए। तो यहाँ पर डिजिटल हेल्थ केयर को लेकर एक इसमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एक इन्होंने, बेसिकली क्या है, जो मैं आपको छोटा सा बताना चाहूंगा कि अभी अमेरिका जो है सबसे दुनिया में एडवांस कंट्री है, और अमेरिका के अंदर हर एक बंदे का हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके बाद भी वहां पर मैं इस प्रोजेक्ट का, इस प्रोडक्ट का कितना स्कोप है ये आगे मैं आपको स्लाइड में बताना चाहूंगा। ये एक ऐसा है कि कोई भी बंदा फर्स्ट डे से उसकी हेल्थ का जो रिकॉर्ड है हम लोग को डिजिटली मेंटेन करना है, उसको ब्लॉकचेन के साथ मर्ज करके। तो ये एक ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है, हो चुका है, जिसमें हर बंदा जो है वो अपनी हेल्थ को, अगर पिछले 10 साल से कोई मेडिसिन ले रहा है, वो 10 साल से ले रहा है तो उसने कौन कौन सी मेडिसिन खाई है और उसके कारण उसके शरीर में किस प्रकार के प्रॉब्लम आए या चेंजेस आए, वो सारी चीजों को मेंटेन करता है। तो इसके ऊपर में एक बहुत बड़े स्पीकर हैं, आप समझ सकते हैं। ये फोटो जो स्नैपशॉट देख के आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि बंदा किस लेवल का बंदा है, जिसके जो आर्टिकल जो है लगभग इंडिया के मैक्सिमम
न्यूज़ समाचार जो पत्र हैं उसमें कवरेज इनका आया हुआ है और ये काफ़ी एक्सपर्ट पर्सन है। अब मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगा, इनका एक प्रोडक्ट है एपिलो हेल्थ केयर। एपिलो करके एक डिजिटल थेरापेटिक डिवाइस है। ये क्या चीज़ है? बेसिकली इसके बारे में बताऊंगा कि जैसे आज अगर हम गूगल पे सर्च करें जाके, तो गूगल पे सर्च करेंगे तो 60 से 70% जो डेथ होती है, वो 60 से 70% डेथ होती है डबल डोज के चलते। डबल डोज का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक नॉर्मल उसको एक वे में लीजिए कि एक एक बंदा एक डॉक्टर के पास गया, उसने अपनी बीमारी बताई, उसको फीवर आ रहा था और उसने कुछ मेडिसिन उसको लिखी। जब उसने मेडिसिन लिखी तो उसने वो मेडिसिन, जनरली देखो 90% टेंडेंसी ये है कि जो भी डॉक्टर हमको दवाई देता है हम प्रॉपर उसको शेड्यूल के साथ नहीं खाते। ये हर एक बंदे की प्रॉब्लम है। एक तो नहीं खाते हैं और दूसरा जब नहीं खाते हैं, अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमारे इस 70-80 के ग्रुप में कोई एक बंदा है जिसको कभी लाइफ में उसके साथ जरूर ऐसा हुआ, मेरे साथ खुद हुआ है कि डॉक्टर ने बोला जी अगर बुखार है ना तो आपको कंटिन्यूसली 10-12-15 गिलास पानी पीना है। लेकिन वो एक ऐसा मतलब टाइम रहता है कि पानी नहीं पिलाता। अगर पानी ही पी लेंगे तो बुखार जो है 60% जो फीवर से रिलीफ है वो पानी जो हमारे शरीर को ठंडा कर देता है। तो ये जो चीजें हैं, बात दवाई और शेड्यूल डोज की तो बात की है। हो क्या रहा है कि एक बंदा डॉक्टर के पास गया, उसने शेड्यूल दिया, अब 3 दिन उसने दवाई खाया और प्रॉपर खाया नहीं खाया उसको ही पता, लेकिन उसका बुखार जो फीवर था वो बराबर नहीं हुआ। उसने डॉक्टर चेंज कर दिया। तो डॉक्टर जो दूसरे डॉक्टर के पास गया तो उसने प्रॉपर ये रिसर्च नहीं किया, उसने सर्च नहीं किया कि क्या क्या बंदा ले चुका है, और उसने सेम कंटेंट की कोई दूसरे नाम की दवाई उसको दी थी। और अगले दिन बंदा या तो ब्रेन हेमरेज से मर गया या कोई ना कोई उसको अटैक आ गया, डबल डोज के चलते वो रिएक्शन हो गया। तो ये अगर ये छोटी सी बात है लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब है। और वर्ल्ड में करीब 60 से 70% जो डेथ होती है वो इस कारण से होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल का आंकड़ा है। तो इंडिया की बात तो छोड़ो, इंडिया में तो मोर देन 90% जो है, हमको किसी को मालूम नहीं रहता। कभी अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेजर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को हाथ दिखाते हैं, वो जो मेडिसिन लिख देता हम खा लेते हैं। कभी ये नहीं पूछते फंडामेंटल बीमारी क्या है, क्यों हुई है, और उसके नहीं हो उसके लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना। तो ये बहुत कम लोग हैं जो डॉक्टर से इस लेवल में बात करते, क्योंकि डॉक्टर बात करने का आपको मौका नहीं देता, उसके पास समय नहीं रहता, राइट। यहाँ इंडिया की छोड़ दो, अमेरिका और यूरोप, ये दो वर्ल्ड जो बड़े सेक्टर है, यहाँ पर ये अपोलो हेल्थ सिस्टम की जो मैं आपको प्रोजेक्शन जो मैं बता रहा हूँ, 160 मिलियन लोग हैं। मतलब टोटल पॉपुलेशन का लगभग 48.4% ऐसी पॉपुलेशन है यूएसए जैसे क्वालिफाइड कंट्री के अंदर में। मतलब 160 मिलियन लोग हैं जिनको इन चीज की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है ये। और अगर मैं इसी चीज को यूरोप में, क्योंकि यूरोप का थोड़ा साइज बड़ा है, और यूरोप की बात करूं तो यहाँ पर भी टोटल पॉपुलेशन का करीब करीब 48.6%, करीब 217 मिलियन। अगर ये दोनों को काउंट करेंगे तो 377 मिलियन लोग हैं। ये दो कंट्री से, यूरोप और अमेरिका से, जो हमारे इस हेल्थ सिस्टम के जिनको डिमांड है, जो ये चाहते हैं कि ये सिस्टम हमको मिल जाए तो हम अपनी हेल्थ को, इसमें क्या होगा, क्या होगा ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये डॉक्टर के, ये फार्मासिस्ट के, ये आपके तीनों के मोबाइल में ऐप रहेगा। पहले दिन से कोई भी अगर हमको प्रॉब्लम आ रही है तो वो इपेलो के थ्रू ही हम लोग ट्रीटमेंट कराने वाले। जैसे ही डॉक्टर अगर कोई आपको मेडिसिन सप्लाई दे रहा है, कुछ लिख रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो वहां जाके लिखेगा। और अगर आपने उसका कोई डबल डोज लिया हो तो ऐप बताएगा कि डबल डोज ले चुके हो, डबल डोज आप ले चुके हो, आप इसको चेंज करो। अगर किसी वजह से डॉक्टर मिस करता है तो वो फार्मेसी के पास जाते हैं आप, तो फार्मेसी वाला भी जैसे ही वो एंटर करता है तो बताएगा कि डॉक्टर साहब से मिस्टेक हो गई है। आप डॉक्टर को फोन करेगा, सर आपने ना ये डबल डोज दे दिया, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अगर वो दोनों मिस कर जाते हैं किसी वजह से, तो हम जो है, हम मरीज हैं, हम एक पेशेंट है, वो कभी जहर नहीं खाएगा, वो ऑटोमेटिक वो दोनों को बोलेगा कि सर ये मिस्टेक हुई। मतलब ये एक ऐसा अलर्टेड सिस्टम है जहाँ पर हर मोमेंट पे हर मेडिसिन के पीछे आपको ये गाइड कर रहा है कि आप कौन सा गलत डोज ले रहे हैं या कोई अच्छा डोज ले रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है सर, ये इतना बड़ा, सिर्फ 377 मिलियन का जो टारगेट है, इसके जो विंडोज एप्लीकेशन भी है और लैपटॉप वर्जन भी है इसके दोनों है। इवन ये भी बताएगा कि हमारा डायबिटीज अगर है तो रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन एंटीहिस्टामिन कौन सा लेना है, ठीक है, रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन हाइपरटेंशन की क्या लेना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको देता है।
ये दोनों वर्जन इसकी होते हैं। इवन मोबाइल एप्लीकेशन के अगर मैं थोड़े फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए कैमरा स्कैनर इसमें है जिसमें कि फूड आइटम का भी ये स्कैन करके बताएगा, राइट है। उसका इंटरेक्शन चेक करेगा, वो मेनू एनालाइजर टू चेक इंटरेक्शन, ये सारी चीजें होंगी। मतलब कोई भी आप यूटेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कोई फूड इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई मील प्लानिंग आप कर रहे हैं तो आपके उसके हिसाब से किस प्रकार की आपकी हेल्थ के लिए मील प्लानिंग होनी चाहिए एक मतलब बैलेंस डाइट के रूप में। इवन आपके जो फ्रिज में जो मटेरियल रखा हुआ है वो भी गाइड करेगा कि ये इसका जो है क्वालिटी डिस्टर्ब हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब ये ब्लॉकचेन बेस्ड एक डेटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन सिस्टम है, क्लिनिकल डेटा शेयरिंग विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये यहाँ पर में ये जो टोटल डीटीएस डिवाइस है, ये जो एप्लीकेशन है, आपको हर रूप में हर मोमेंट पे आपको डेली वीकली मंथली रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, जिसमें आपका एनालिटिकल डेटा रहेगा जो कि ब्लॉकचेन में स्टोर्ड रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जहां पर आप हर मोमेंट पे अपनी हेल्थ मॉनिटर कर पाओगे। तो ये जो चीज है ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये इमेजिनेशन है, एक ये एक वो लेने वाली बात है एक कि आने वाले समय में हम लोग क्या कि जब हम कोई भी चीज लेके आते हैं तो हमारे मार्केट में कौन कौन से हमारे कॉम्पिटिटर है इसकी भी बात होती है। तो राइट नाउ एक हेवर्ड पैकगार्ड जो है एचपी, वो पर्टिकुलर एक फूड और मतलब फूड लाइन में इन लोग वर्क कर रहे हैं कि डीटीएक्स डिवाइस के ऊपर में काम कर रहे हैं जो कि फूड इंडस्ट्री में जैसे आईबीएम और एचपी, ये दो लोग हैं जो इस लाइन में काम कर रहे हैं, जिसमें फूड ट्रेसेबिलिटी और ब्लॉकचेन पायलट, वॉलमार्ट, मॉलिक्यूलर डॉकिंग और ड्रग डिस्कवरी, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। मतलब इन्होंने सिर्फ फूड जो पर्टिकुलर एक सेक्टर है उसको कवर करके इस चीज को स्टार्ट किया। लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो ये इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कस्टमर को ये फॉलो कर रहे हैं, मतलब कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, बिजनेस टू कस्टमर कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है B2B हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है। मतलब हम दुनिया के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि ये सारी सप्लाई देते हैं, हम वहां से कंट्रोल कर रहे हैं। और वहां से कंट्रोल होगा तो वो जो सिस्टम जब ऊपर से आएगा तो ऑटोमेटिक कंज्यूमर तक जाएगा, उसको बिजनेसमैन भी फॉलो करेगा, जो बेचने वाला भी करेगा और यूज करने वाला भी करेगा। तो आज की डेट में सबसे बड़ी बात, इनके पास जो टेक्नोलॉजी जो बेस है वो क्या टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात आती है जीएनपी टेक्नोलॉजी की। देखिए सेकंड जो पार्ट है, एक तो हेल्थ केयर जो प्रोजेक्ट हो गया, दूसरा जीएनपी टेक्नोलॉजी। जीएनपी मतलब ज्योमेट्रिकल नेटवर्क प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। मैंने अभी इसका एग्जांपल स्टार्ट में दिया था कि अगर एक कंपनी का 10 करोड़ का डेटा है या 10 जीबी का 1,000 जीबी का डेटा है, ये 9 डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। इवन इनका एक इम्यूटेबल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एक आईएसपी इन्होंने बनाया हुआ है। आईएसपी का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ से किसी को भेजा, मतलब ये सबसे बड़ी चीज है, इसलिए ये थोड़ा समझना है आपको कि ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कंट्रोल होता है। सैटेलाइट से कंट्रोल होता है मतलब जहां से ये बीच में इन्वॉल्व नहीं है तो कोई बंदा अटैक नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता, कोई भी बंदा करप्ट नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का। मतलब जैसा डेटा भेजा जाएगा एज इट इज सामने वाले के पास जाएगा। तो यहाँ इसका जो आईएसपी है, इवन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे वेव लेंथ होती है, मीडियम वेव होता है, शॉर्ट वेव होता है और एक फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है जो हम एफएम बैंड सुनते हैं। तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या होता है, एक बंदा दिल्ली में बैठा हुआ रहता, वो अपना एफएम चलाता, पूरे हिंदुस्तान वाले सुनते, वो कितना होता है, वो कितना पावरफुल होता है एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसके ऊपर की भी एक टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं हाई स्पीड रेडियो स्पेक्ट्रम, HSRS, जो कि राडार सिस्टम में और एरोप्लेन में जितने भी ये नासा लोग वाले जो यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, इन्होंने ऑलरेडी उस टेक्नोलॉजी पे कई सारे एल्गोरिदम खोजे हुए हैं डॉक्टर जी ब्राउन ने। तो ये HSRS पे काम करता है और आप बिलीव नहीं करोगे ये इतना सिक्योर्ड आईएसपी है कि इसके लिए इन्होंने अभी अगस्त में लास वेगास में एक प्रोग्राम रखा है जिसको हैकाथॉन बोला है। हैकाथॉन मतलब दुनिया के जितने भी क्रिप्टो करेंसी के जो लोग हैं, जितने भी डेवलपर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर होल्डर हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट है, दे ऑल आर कमिंग इन लॉस वेगास। और वहां पर इन्होंने ओपन चैलेंज रखा है कि इस आईएसपी को कोई ब्रेक करके बताए, जिसने ब्रेक कर दिया उसको $1 लाख का रिवार्ड दिया जाएगा। इस प्रोटोकॉल को तोड़
क्रैक जो करेगा, जो ब्रेक करेगा, उसको दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं ये 100% ये नहीं टूटेगा, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी अलग है। जब मैं वियतनाम गया था, वियतनाम में डॉक्टर जी ब्राउन थे, ये सारे मैनेजमेंट बॉडी थी, वहां पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि 2 डिवाइस में को अगर इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है तो भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। एक उन्होंने वहां एग्जाम्पल दिया था, एक टेस्टिमोनी दिया था, वहां एक एक्सपेरिमेंट करके हमको बताया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से बैठ के मंगल ग्रह, मार्स के ऊपर में अगर आपको डेटा भेजना तो डेटा हवा में चला जाएगा और कोई भी बंदा उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि सैटेलाइट से कंट्रोल हो रहा है। सैटेलाइट मैश नेटवर्क पे इन्होंने एल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं ये प्रोग्राम जेडी कॉइन के लिए कितना बड़ा मील का पत्थर होने वाला है। यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे, सारे इथेरियम से लेकर जितने भी ब्लॉकचेन के स्पेशलिस्ट आएंगे, सब ये जब ये जानेंगे कि इतना बड़ा आईएसपी लेके जेडी कॉइन टेक्नोलॉजी के साथ आया है, आप समझ सकते हैं ये कहाँ जाने वाला। और जितने पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ये सारे प्रोजेक्ट जेडी कॉइन के रेट को बढ़ाएंगे, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी मार्केट में जब सर्व होगी, इसमें जेडी कॉइन पेमेंट गेटवे होगा। जस्ट इमेजिन, ये टाइम है 28 अप्रैल को वॉलेट लॉन्च हो रहा है, उसके पहले सेकंड फेज कंप्लीट हो चाहे ना हो, जैसे ही वॉलेट लॉन्च हो जाता है ये हम इसकी स्पीड को पकड़ नहीं पाएंगे। तो अभी स्क्रैच मत मारिए, कोई अफसोस मत करिए, आपने लाइफ में कोई कभी डिसीजन गलत नहीं लिया है, स्पेशली जेडी कॉइन के लिए आपने कभी डिसीजन गलत नहीं लिया है। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कई 100 गुना होके आपको वापस प्रॉफिट देने वाली है। एक ब्रेन प्रोजेक्ट है, एलन मस्क आपने नाम सुना है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर है और आज वो नंबर 1 पे है। उसने भी एक ब्रेन प्रोजेक्ट में क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ थेरापेटिक न्यूरल सिग्नल थ्रू ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योर्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एंड डिकोडिंग ऑफ न्यूरल एक्टिविटी हेल्थ पैरामीटर रिलेटेड फंक्शन। इससे रिलेटेड एक उन्होंने डिवाइस खोजा है। उस डिवाइस को जब ब्रेन में फिट किया जाएगा, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ब्रेन, हमारा शरीर हर मूवमेंट पे कितने चेंजेस करता है, हमारे शरीर में वो ऐप बेस्ड काम करेगा वो टेक्नोलॉजी। और कौन सा आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, कौन सा आपका बीपी ज़्यादा हो गया, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा हो गया जिसके वजह से, कौन सा हार्मोनल डिस्टर्बेंसी जिसके वजह से आपके शरीर में प्रॉब्लम आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकेंड में हमारी टेक्नोलॉजी में इतना पावर है कि 80 लाख ट्रांजैक्शन को, 8 मिलियन ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है जेडी कॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो उसके साथ में ये ब्रेन प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी मार्केट में आएगा। अब आपके सामने देखिए जीएनपी टेक्नोलॉजी जो हमारे अपकमिंग है, जस्ट गोइंग टू लॉन्च, ठीक है, बिल्कुल ये किनारे खड़े हुए हैं। जीएनपी के बारे में मैंने आपको बताया, सोरा कामासु, ये वर्ल्ड ऑफ डेफी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, इसे डेफी एप्लीकेशन हाइड्रस 7 के ऊपर में ये एक प्रोजेक्ट है जो कि B2B लोन प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट देगा। अभी ये क्या चीज़ है, मैं अभी आपको इसके बाद में उसी पे आने वाला हूँ। डिजिटल थेरापेटिक डिवाइसेस, ये एपिलो के बारे में मैंने आपको बताया। गेमिंग के बारे में पोटिगो एक ऐसा ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है जो, जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल में देता हूँ आपको कि जैसे आपने एक इंडस्ट्रियल लेवल पे, आप उसको सोचिए, आपने एक बंदे को मेल सेंड किया, मेल भेजा, आप एक इनोवेटर हो, आपने कविता लिखी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक कविता लिखी, आप पोएट राइटर हो, आपने कविता लिखी, आपने ईमेल पे वो कविता किसी दूसरे बंदे को भेज दी। उन्होंने क्या किया पता है आपको, उसने आपकी उसको कॉपी किया और कॉपी करके अपना नाम डाल के आगे भेज दिया। आपने उसका वो तो कराया नहीं, कुछ ट्रेडमार्क का तो कराया नहीं कि भैया मैं इस मेरे अलावा ही नहीं भेज सकता। यहाँ पर मैं पोटिगो एक ऐसा सिस्टम है, मतलब इसका इंडस्ट्रियल लेवल पे कितना यूज है, हर लेवल पे कितना यूज है। किसी भी कंपनी ने किसी मैनेजमेंट को कोई मेल भेजा, उसका मैनिपुलेशन हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस सिस्टम के, ये ब्लॉकचेन 4.0 बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू क्या होगा, जो भी आप मेल भेज रहे हैं या जो भी आप कविता लिख रहे हैं ना, वो एक प्रकार का ट्रेडमार्क हो गया, एक प्रकार का मतलब एक ऐसा सिक्योर्ड प्रोटोकॉल हो गया जहां पर में उसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो चीज़ आपने लिखी है
उस पर आपका नाम लिखा है वो आपका ही नाम लिखा है। जो चीज़ आपने अपने मैनेजमेंट को किसी कंपनी से डील करते टाइम पे अगर आपने उसको मेल सेंड किया है तो वो आपने किया है, उसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। इसका बहुत बड़ा स्कोप है, आने वाले समय में इससे रिलेटेड भी ये ऑलरेडी एप्लीकेशन तैयार हो चुके हैं। ब्रेन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। ये है सर हमारी हाइड्रस 7 टेक्नोलॉजी, जिसके करंट प्रोजेक्ट है। जहां पर एक वी दिख रहा है, अब मैं वी मतलब होता है वॉच कॉइन। अब कई सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, मैं जो वॉच कॉइन क्यों लॉन्च कर दिया कंपनी ने, क्या हो गया, अभी जेडी कॉइन था अभी वॉच कॉइन क्यों आ गया, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक वॉच कॉइन क्यों लॉन्च किया गया। और इसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एक डेफी कॉइन है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कॉइन है। अब ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए हमको ये चीज समझना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है? जनरली होता ये है कि हम मतलब एक नॉर्मल ट्रेडिशन में एक बैंक होता है। बैंक का क्या काम होता है मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ। बैंक में अगर आपके पास में 5 लाख रुपया है तो आप क्या करते हैं, आप बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं। बैंक में जब जाके आप डिपॉजिट करते हैं तो वो डिपॉजिट के ऊपर में आपको बैंक इंटरेस्ट देता कितना, 6.5-7% साल का इंटरेस्ट देता है, राइट। अगर आप ये चाहते हो कि मैंने एक लमसम पूंजी है इकट्ठी हुई है, उसको मैं लमसम बैंक में जमा करता हूँ, उसका जो इंटरेस्ट आएगा उस पर मेरी आजीविका चलने वाली है, तो आप समझ सकते हैं 6-7%, 8% के हिसाब से आपका 12 से 13 साल लगेगा आपका पैसा डबल होने में। अब होता यह है कि आप जो बैंक को डिपॉजिट देते हैं उस पर आपको 6-7-8% बैंक इंटरेस्ट देता है। अब वो जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो पैसा बैंक किसी थर्ड पार्टी को लोन के रूप में देता है, और उस लोन के रूप में देकर उस पे 30%, 40%, 50% तक पैसा उस पे ब्याज कमाता है, और कमाने के बाद में उसी में से 6 से 7% देता है। और आप सुरक्षित इसलिए अपने आप को मानते हो क्योंकि आपका पैसा आप एक सिक्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो जो आपके फंड को हैंडल कर सके। तो यहाँ पर मैं आप बैंक को पैसा देके अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो कि मैंने एक अच्छा काम किया है, लेकिन वही बैंक उस पे दूसरों को लोन देता है और उस पे कई 100 गुना कमा के आपको उसमें से थोड़ा सा पैसा वापिस करता है, खुद हाई इंटरेस्ट कमाता है। अगर आपको भी लोन लेना है, आपने जो डिपॉजिट किया उस पे डिपॉजिट पे तो 6-7% इंटरेस्ट देगा, लेकिन धोखे से आपने लोन ले लिया तो लोन पे एक हाई इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ता है। तो ये टोटल बैंकिंग सिस्टम होता है, या जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रलाइज फाइनेंस, ये होता है सेंट्रलाइज फाइनेंस। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है? सबसे बड़ी चीज है जो सेंट्रलाइज फाइनेंस में आपका इंडियन रुपीस काउंट होता है, ठीक है। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है उसमें कोई एक क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व होती है, जैसे इथेरियम, जैसे बिटकॉइन, जैसे अदर कॉइन्स। वहां पर में इंडियन रुपीस की जगह आपको वहां पर क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व होगी, और वहां पर में जो डिपॉजिट इंटरेस्ट होगा, अगर आपके पास में इथेरियम 100 इथेरियम पड़े हैं और आपको पैसा उसको उसका इंटरेस्ट कमाना है, तो आप उसको इसमें जो जैसे वहां पर में बैंक अथॉरिटी है, मेन भरोसेमंद अथॉरिटी बैंक है। यहाँ पर जो भरोसेमंद अथॉरिटी है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक प्रूवन सिस्टम होता है, जो कि कई सारे हजारों कंप्यूटर के बीच में से निकला होता है। एक सिक्योर्ड सिस्टम होता है, ब्लॉकचेन बेस्ड एक सिस्टम होता है जिसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आप वहां पर में उसको वहां पर में स्टोर करते हो, उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है, और वो जो इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मल बैंकिंग इंटरेस्ट से कई 100 गुना इंटरेस्ट होता है, बढ़ के होता है। दूसरे क्योंकि आप उसको बेचना नहीं चाहते, आप इसको एज प्रॉपर्टी उसको रख के आप इस पे लोन भी ले सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, द वर्ल्ड ऑफ डेफी, ये देखिए सोरा कामासू डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, सोरा कामासू इज ए डेफी एप्लीकेशन ऑन हाइड्रस 7 प्लेटफॉर्म विच ब्रिंग ए न्यू डायमेंशन टू B2B लोन। मतलब कोई भी B2B लोन हमको लेना है तो हम अपने किसी भी क्रिप्टो एसेट को रख के वहां पर में लोन लेंगे। आपका जो एसेट्स है वो एसेट एक एज इट इज रहेगा। जैसे आज आपका $1500 का एक इथेरियम कॉइन है, आज आपने लोन ले लिया, आप नहीं चाहते कि आपका इथेरियम डिस्टर्ब हो जाए, आपने 2 साल के लिए जो भी आपने कमाया, लेकिन हो सकता है कि 2 साल बाद उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू $25,000 हो जाए, राइट। तो यहाँ पर में आपकी प्रॉपर्टी भी जा रही है, आपको लोन भी मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। मीडिएटर जो होता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है।
अब हम ये समझेंगे कि जो सेंट्रलाइज फाइनेंस होता है और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है उसमें डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये इस मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। और बहुत जल्दी क्योंकि हमारी मीटिंग को कितना देर हो गया है, 1 घंटा 10 मिनट हुआ है हार्डली। ओके, हमने 7:10 पे चालू करी थी, अभी 8:22 हुआ, 1 घंटा और 12 मिनट हुआ है। मैंने 1.5 घंटा बोला है, उसके पहले ही खत्म करूंगा। यहाँ पर क्या होता है, देखो सेंट्रलाइज फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी सेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब बैंक, उसमें केवाईसी की जरूरत होती है, कंट्री लिमिटेड होती है, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी जगह पे आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, केवाईसी रिक्वायर होती है, मतलब आप विदाउट केवाईसी आप कोई काम नहीं कर सकते, आपकी इनकम सारा कुछ एक नंबर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर में केवाईसी की जरूरत नहीं होती डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, यहाँ पर कंट्री लिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पर में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आप ग्लोबली ये काम कर सकते हो, पूरी ग्लोबली लेवल पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेंसरशिप का मतलब होता है कि यहाँ पर में बैंक या वो इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि आपका फंड मैनेज कैसे करना, आपको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता, आपका उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर आपकी करेंसी पे आपका पूरा कंट्रोल होता है और आपके नज़र में वो सारे काम होते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपका फंड कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब आपकी नज़र में है, इस पे आपका पूरा कंट्रोल होता है। और सबसे बड़ी चीज, जस्ट मिनट, ये लास्ट स्लाइड जो है खोल करेंगे, जो दिख नहीं रहा है उसमें लिखा है क्लोज्ड, इधर लिखा है ट्रांसपेरेंट। क्लोज का मतलब ये होता है कि वो क्या कर रहा है आपके पैसे का, आपको कभी पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पर में ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ट्रांजेक्शन कंट्रोल्ड रहते हैं, सिर्फ बैंक को ही पता वो कहाँ कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर में ट्रांसपेरेंट होते हैं, हर एक चीज़ आपके सामने दिख रही होती है। तो ये है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और फाइनेंस में डिफरेंस, राइट। अब सबसे बड़ी चीज़, इसके ऑलरेडी ये सोर्सेस है जो चल रहे हैं डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मार्केट में। अगर मैं बात करूंगा बैंकिंग सेक्टर की, बात में करूंगा लैंडिंग पेमेंट, हेल्थ एसेट मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट। अगर बैंकिंग लैंडिंग की बात करूंगा तो पेमेंट, लैंडिंग, बैंकिंग, ठीक है। हेल्थ, वेल्थ एसेट मैनेजमेंट में कस्टडी, आइडेंटिटी डेटा, इन्वेस्टिंग, इंडेक्सिंग, टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। कैपिटल मार्केट की बात करूंगा, प्रेडिक्शन मार्केट, डेरिवेटिव्स, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें भी कई सारे फीचर्स होते हैं जहां पर आप बेनिफिट ले सकते हैं, डेरिवेटिव्स भी है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है, ट्रेडिंग एक्सक्यूजन भी है, ट्रेडिंग वेन्यूज है, एसेट एक्सचेंज भी आप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट चेन डेटा, प्राइवेसी, पोस्ट ट्रेड, ट्रेड के बाद में जो सेटलमेंट होते हैं वो, इंश्योरेंस सेक्टर में पैरामीट्रिक, स्ट्रक्चरल, सेकेंडरी ट्रेडिंग, ये सारे फीचर्स जो है वो इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में होते हैं, जहाँ पर हमको कई तरीके से ये अपॉर्चुनिटी देता है। आज अगर जैसे एक इथेरियम की मैं बात करूँ, इथेरियम का भी जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो प्लेटफॉर्म है, आज ये जितने भी कंपनीज दिख रही है इन कंपनियों को सप्लाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा, आज जो $1800 इथेरियम का प्राइस गया है, उसका सिर्फ एक रीजन नहीं है कि उसका ट्रेडिंग हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसके फीचर्स हैं, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में 1000 से भी ज़्यादा कॉइन्स हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हुए हैं, उसके इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में, उसके डेफी सिस्टम के ऊपर में इतनी सारी कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट को कर रही हैं और उसका बेनिफिट ले रही हैं। आप समझ सकते हैं, ये जो हमारा वेबसाइट है, आज अगर मैं डेफी की बात में करूं तो 2009 से लेके 2020 तक, 2021 तक, 20 तक कई सारे डेफी कॉइन लॉन्च हुए, जिसमें आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आईसीओज भी लॉन्च हुए, सारा कुछ हुआ। अभी पोलका डाट भी करी हुई है, आप देख रहे हैं $400 से $2000 पे ये पिछले अभी महीने 1.5 महीने में ये गया है। मतलब ऐसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने 6 महीने में भी 500,000 गुना का प्रॉफिट लोगों को दिया है।
सबसे बड़ी बात सर ये है, आप इसको माइंड करिए, 2021 का सबसे फंटास्टिक कॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज डेफी कॉइन है, जो वॉज कॉइन है, जो 2021 में पूरी इस डेफी के मार्केट को के पैरामीटर्स को चेंज करने की ताकत रखता है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें मैंने आपको बताया पूरे वर्ल्ड लेवल पे हर बंदा डिसेंट्रलाइज की बात कर रहा है, डिसेंट्रलाइज की बात कर रहा है। मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ केवाईसी नहीं है, यहाँ पर मैं ग्लोबली मतलब हम कर सकते हैं केवाईसी, मतलब आज जितने भी कॉइन डेफी में चल रहे हैं वो सारे विदाउट केवाईसी हैं, लेकिन वॉज कॉइन 2021 का सबसे अपडेटेड हाइड्रस 7 वाला डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कॉइन है, जो कि जेडी कॉइन की हाइड्रस 7 पे लॉन्च हुआ है, और इसको विदाउट केवाईसी आप नहीं कर पाओगे। मतलब दुनिया का आप कितना बड़ा मॉब है जो कि ये डिपॉजिट, इंटरेस्ट, लोन, ये सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है जो कि पूरा लीगल हो, जो कि पूरा ऑथेंटिक हो, जो कि यूएस गाइडलाइन के हिसाब से प्रोटेक्टेड है। आप समझ सकते हैं। और ये जो वॉज कॉइन है, डेफी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी वॉज कॉइन, आने वाला समय का सबसे बड़ा, मतलब ये 2021 का सबसे बड़ा डेफी निकलने वाला है, क्योंकि ये जेडी की टेक्नोलॉजी पे लॉन्च हुआ है। सबसे बड़ी चीज़, जेडी को ये वॉच कॉइन को लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं जो कि इसमें ऑलरेडी हैं, अभी हम जब यूएस बिजनेस वर्ल्ड में जेडी कॉइन की कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे थे, जिसमें जेडी कॉइन हमको मिलता था, अब वहाँ पर वॉच कॉइन मिल रहा है। और वॉच कॉइन एक डेफी कॉइन है जो इतने सारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मार्केट में ऑप्शन लेके आया है, जहाँ पर एक बंदा केवाईसी के साथ में सिक्योर ट्रांजैक्शन कर सकता है, और पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, वो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो एक ही जगह पे सिक्योर प्लेटफॉर्म हो, जो वॉच कॉइन उनको दे चुका है। टू कंटिन्यू यूएस बिजनेस वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है उसको बरकरार रखने के लिए अब जेडी कॉइन की जगह वॉच कॉइन मिल रहा है। लीगल प्लेटफॉर्म क्रिप्टो वर्ल्ड में, जैसे हमने बोला कि हमारी जो करेंसी है वो रिवोल्यूशनरी करेंसी है, रिवोल्यूशनरी हम लोग टारगेट रख के चल रहे हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर में एक चेंज लेके आएंगे, जिसमें वॉच कॉइन एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। क्रिप्टो बैंक की बात करेंगे, 4.0 इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि वॉच कॉइन जो है वो जेडी की ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुआ है। ये जेडी उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। ये कोई भी अगर आज की डेट में वॉच सेप एक ऑप्शन आया है, वॉच सेप ट्रस्ट वॉलेट का एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। ट्रस्ट वॉलेट जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते हैं, इथेरियम की ट्रस्ट वॉलेट को, उनको ये आइडिया है, उनसे आप पूछ सकते हैं, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट आज कम से कम 10 लाख ट्रांजेक्शन एवरी 24 आवर डे में करता है। उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर में जितने भी कॉइन हैं, मतलब सॉरी, जो ट्रस्ट वॉलेट में अगर आपके 50 कॉइन जमा हैं तो वो सिर्फ होल्डिंग वॉलेट है। अगर आपको उसको इथेरियम को बिटकॉइन में, बिटकॉइन को इथेरियम में अगर आपको चेंज करना है तो आप नहीं कर सकते, आपको उसके लिए उसको लेके जाना पड़ता है एक्सचेंज के ऊपर में। एक्सचेंज भी अपना एक्सचेंजर अपना फीस काटेगा, और ट्रस्ट वॉलेट मिनिमम अभी एक ट्रांजेक्शन की जो चार्जेस लग रहे हैं, 15-15, 20-20 डॉलर, 10-10 डॉलर एक ट्रांजेक्शन के फीस लग रही है। आप समझ सकते हैं, अगर 10 डॉलर, अभी मेरे एक फ्रेंड है उनको 9.43 डॉलर ट्रांसफ़र किए, मैं जल्दी में था समझ नहीं पाया, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, बंदे को 0.43 डॉलर पहुंचा, $9 फीस लग गई। लाखों डॉलर 24 घंटे में ये ट्रस्ट वॉलेट कमा रहा है। लोगों का दर्द है कि हमारे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर में जितने भी कॉइन पड़े हुए हैं वो सारे कॉइन हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, हमको चेंज करने के लिए उसको एक्सचेंज पे डबल फीस देनी पड़ रही है। लेकिन वॉज कॉइन में एक सबसे बड़ी एक वॉज स्वैप करके ऑप्शन है, जहाँ पर में आप जेडी की ब्लॉकचेन के ऊपर में जितने भी कॉइन होंगे वो विदाउट, हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है इंटरचेंज डेटा एक्सचेंज और एटॉमिक स्वैप, ये 2 टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वहाँ जितने भी कॉइन्स हैं वहाँ पर तुरंत विद इन सेकेंड जो है वो हम स्वैप कर पाएंगे, उसका हमको कोई फीस नहीं देगी। आप समझ सकते हैं, करोड़ों लाखों डॉलर इथेरियम 24 घंटे में पैसा कमा रहा है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर वॉज कॉइन हमको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे चुका है, डेफी मार्केट में एक भूचाल लाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है ये डिजिटल एसेट्स है, और इसका सॉफ्ट लॉन्च मई 2021 में होने वाला है। और ये इसका जो रेट रहता है
H7 वॉलेट के ट्रांजैक्शन पे इसका रेट फ्लक्चुएट करेगा। अभी कंपनी ने अभी जो करंट चल रहा है वो करंट ये चल रहा है कि जो भी आप दो तरीका है आपको वॉच कॉइन परचेस करने का। या तो आप डायरेक्ट watchcoin.io पे चले जाइए, वहाँ पर जाके आप अपना एक अकाउंट अपना मेल नाम करके अपना अकाउंट ऊपर एक यूज़र डिटेल डाल के अकाउंट ओपन करिए, फिर अपना KYC करिए और KYC करने के बाद में पेमेंट अटैच करके वहाँ से वॉच कॉइन परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है आप यूएस बिजनेस वर्ल्ड के पार्टनरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए। सेम डॉलर का आप जैसे अगर आपने $200 का अगर आपने पैकेज सिनिक्सनरी लिया, मतलब वहाँ पर आपके बच्चों के लिए सिनिक्सनरी एजुकेशन भी है जहाँ पर कई सारी लैंग्वेज वो बंदा सीख सकता है, और साथ में आपको 4% जो है आपको मंथली बेसिस पे रिवार्ड मिलेंगे, जहाँ पर 4% $200 पे 4% है अगले 10 महीने तक, मतलब 40% का आपको गेन जो है वो 10 महीने में मिलेगा। और यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात है, अगर आज यहाँ पर मैं 10 सेंट का रेट है और 4% के हिसाब से आपका सेटलमेंट हुआ है, तो अगले 10 महीने तक आपको 4% के हिसाब से ही वो कॉइन आते रहेंगे, भले ही उसका रेट डबल हो जाए या 3 गुना हो जाए। तो सेम मैनर में 4 से लेके 10% तक जो है एडिशनल रिवार्ड जो मिल रहे हैं। और मैं आप जितने भी हमारे जो पुराने साथी उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 15 तारीख डेट की जो एक्सटेंड हो गई है और 20 तारीख लास्ट है, जहाँ पर 4% से लेके 10% तक ये रिवार्ड उसके पैकेज के अकॉर्डिंगली उसको मिल रहे हैं। और ये 20 तारीख को इसके रेट रिवाइज होंगे। अब आप देखिए $200 पे 4% है, 500 पे 5% है, 1000 पे 6% है, 2000 पे 7% है, 2500 पे 7% है, 5000 पे 8% है और 10,000 पे 10% है, जो कि हो जाएगा $212, मतलब $12 जो गवर्नमेंट यूएसए की जो टैक्स होता है उस पर 3% होगा, 4 की जगह 3 हो जाएगा। 530 पे 4% होगा, जो 5% है वो 4% हो जाएगा। 1060 पे जो 6% था वो 5% हो जाएगा। ये 2000 और $2600 पे जो 7% था वो 6% हो जाएगा। और $5000 पे ये 8% था जो अभी 7% हो जाएगा। और एक $10,000 पे जो 10% था वो 9% पे हो जाएगा। तो माय डियर्स, ये रेट रिवाइज हो रहा है, तो ये डेट का ध्यान रखें। 20 तारीख के पहले एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आएगा, जो कि आपको रिवार्ड में, मतलब इसमें जो आपको मंथली रिवार्ड मिल रहे हैं उसका 50% ये 10 महीने के लिए आपके पास, मतलब 10 महीने तक आपको रिवार्ड मिल रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आपके जितने भी वॉच कॉइन आपको मिल रहे हैं वो 10 महीने के लिए एस्को पीरियड में रहेंगे, जितने देर रहेंगे तब तक आपको मंथली रिवार्ड मिलते रहेगा। और जो मंथली रिवार्ड मिलेगा उसका 50% एस्को में जाएगा और 50% जो है उसको 15-15 दिन में आप इमीडिएटली स्वैप कर सकते हो जेडी कॉइन के रूप में, उसको लिक्विड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जुलाई अगस्त में ये एक्सचेंज पे भी लॉन्च हो जाएगा। तो ओवरऑल टोटल 16 करोड़ इसकी सप्लाई है, लेकिन 8 करोड़ में ही रिवार्ड दिया जाएगा। 8 करोड़ बर्न होके ये 8 करोड़ ही रह जाएंगे। मतलब बर्निंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टोटल सप्लाई 16 करोड़ है, लेकिन बर्निंग के बाद ये 8 करोड़ ही रह जाएंगे। 8 करोड़ 40 लाख सप्लाई जेडी कॉइन की है, 8 करोड़ इसकी होगी। और ये छोटी सी जो सप्लाई है और इतना बड़ा जो वेंचर है, इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, आने वाले समय में कितना बड़ा धमाका करने वाला है आप समझ सकते हैं। ब्लॉकचेन हमारी जो हाइड्रस 7 है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इथेरियम आज जो मार्केट में जो हीरो बने हुए हैं वो एक इथेरियम है और रिप्पल है, चूँकि इसने एमएसबी का सर्टिफिकेट लिया हुआ है। ये दोनों हीरो हैं और इन दोनों की अगर फीचर्स की मैं बात करूँगा तो इनके पास में एक ही फीचर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पास में डेफी का सिस्टम है, 2 चीज़ है। और तीसरा फीचर है रिप्पल के पास है कि इसके पास जो 50,000 स्पीड की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ इसने एमएसबी का सर्टिफिकेट लिया है, तो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी जो 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी हाइड्रस 7 है उसके फीचर्स को हम फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं कि हमारे पास कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। डेफी प्रोटोकॉल्स है, टैक्स, हाइड्रस 7 वॉलेट है, स्टैकिंग प्लेटफॉर्म है, एटॉमिक स्वैपिंग है, डी ऐप क्रिएशन है, मास्टर नोड्स हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 4 जनरेशन 5 से 8 लाख स्पीड की हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल थेरापेटिक डिवाइस है, हेल्थ केयर ऐप है, हम लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं। जीएनपी टेक्नोलॉजी है जो कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल और हर चीज़ की स्पीड कंट्रोल और डेटा आईएसपी के रूप में बहुत बड़ी भूमिका ये आप देखेंगे हर जगह पे इसका यूज़ है। एनर्जी सेक्टर में बोल लो,
एसेट मैनेजमेंट सिस्टम बोल लो, सप्लाई चेन सिस्टम बोल दो, पोटीगो टाइम स्टैम्प क्रिएशन जहां पर में आपका खुद का ट्रेडमार्क का आपके उस प्रोडक्ट पे रहता है, और माई क्रिप्टो बैंक जो कि सबसे अल्टीमेट है। दिस इज द फीचर्स, दिस इज द यूजेबिलिटी। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी जितने भी फीचर्स है, अभी इसके अलावा जो भी कॉइन मार्केट में है वो किसी ना किसी चीज का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो हाइड्रा 7 वेबसाइट है, हाइड्रा 7 जो ब्लॉकचेन है, हमारे जो फीचर्स है, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग दे रहे हैं पूरी दुनिया को, पूरी सिक्योर सिस्टम के साथ में, यूएसए के प्रूवन सिस्टम के साथ में। आप समझ सकते हैं हम लोग कहां जाने वाले हैं। प्रोग्रेस ऑफ कॉइन वर्सेस ब्लॉकचेन। फर्स्ट जनरेशन का कॉइन था बिटकॉइन, 2 लाख 2 करोड़ 10 लाख 30 पैसे से स्टार्ट होता है, आज $55,000 पे है, 11 साल में इस लेवल पे पहुंचा है। सेकेंड जनरेशन का कॉइन है इथेरियम कॉइन, 11 करोड़ इसकी अभी करंट सप्लाई है, टोटल सप्लाई फिक्स नहीं है, फिर भी आज ये $2.83 से स्टार्ट होता है और आज का जो रेट है वो $1755 है। थर्ड जनरेशन का ब्लॉकचेन रिप्पल है, जिसकी इसका सबसे बड़ा बीमारी है कि 9,999 करोड़ इसकी सप्लाई है, 58 सेंट से स्टार्ट होता है, 58 सेंट नहीं और भी 0.0058 सेंट से स्टार्ट होता है और आज ये $0.45 का है। इसका टर्नओवर बहुत है, लेकिन इसकी सप्लाई ज़्यादा होने से रेट नहीं बढ़ पाया। ये 2013 का कॉइन है माय डियर फ्रेंड्स, 2009, 2015, 2013 के ये कॉइन आज $55,000, $1,755 पे खड़े हुए हैं। और हमारे ये इनकी जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में मैंने आपको बताया हूँ, हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया हूँ। हमारा जो 4th जनरेशन का जो एक बेबी कॉइन है जिसको हम जेडी कॉइन बोलते हैं, सिर्फ 8 करोड़ 40 लाख कॉइन है, 10 सेंट से स्टार्ट हुआ, अभी हमारा 16 सेंट पे है, बीच में $1 तक जाके आया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछले 1 साल से ये 4-6 एक्सचेंजों पे आया, एक्सचेंज के बाद में इनकी ब्लॉकचेन 4.0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये कॉइन ट्रेड का ही नहीं है, यहाँ पर इनकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग, साथ में इसके खुद के वैलेट की लॉन्चिंग, साथ में इसकी यूटिलिटी, इसके यूजेबिलिटी, उसके रिलेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए हजारों की संख्या में एप्लीकेशंस की जो तैयारी साइमल्टेनियसली सारी चीज़ों पे फोकस चल रहा है। यही रीजन है। अभी जैसे क्या हो रहा है, अभी जैसे इसका रेट कम हुआ है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यार जब हमारा प्रोजेक्ट, हमारी ब्लॉकचेन नहीं थी, हमने इथेरियम की ब्लॉकचेन को रेंट पे लिया था, आज की डेट में हमारी ब्लॉकचेन लॉन्च हो चुकी है, ये पूरे की पूरे जहाँ भी कॉइन है वो पूरे की पूरे वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट चल रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, और जैसे शिफ्टिंग कंप्लीट होती है, इन्होंने अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, 20 अप्रैल इनका 7 वैलेट लॉन्च हो जाएगा। जैसे वैलेट लॉन्च होता है ये धमाका हो जाएगा और इस रेट को कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो माय डियर्स, आपने बहुत अपनी लाइफ का सही डिसीजन लिया है, आपने कोई गलती नहीं करी है, बस थोड़े पेशेंस की बात है, इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा पेशेंस और रखना है, लेकिन आने वाला जो समय है वो दुनिया देखेगी कि आपने कोई चीज़ ली थी। ये हमारा अमृतसर का कंट्रोल ऑफिस है, नीचे वाला जो ब्लू ऑफिस है अमृतसर का है। तो मैंने आज आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है जो हो सकता है आपके लिए नहीं हो सकती है। आप इसमें देखिए, आज इस मेरी प्रेजेंटेशन को फॉलो करिए, और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है इसमें 100% सच बातें हैं, किसी भी प्रकार की कोई हेरा फेरी नहीं है। ये मैंने बहुत आपको समराइज किया है, एक एक चीज़ का जो डेटा है आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपकी मतलब तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने पेशेंस से आपने मेरी इन बातों को सुना और समझा, और अगर आपकी समझ में नहीं है तो जिसने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है आप उनसे इस विषय में बात करें। क्योंकि आज मेरी कई सारे बिगिनर्स लोगों की मीटिंग थी, इसलिए मैंने बहुत मतलब स्टार्टिंग स्टेज से इसको लिया है, और अगला हम 1, 2, 3, 4 दिन के बाद में एक मीटिंग हम और करेंगे, जहाँ पर मैं कि एक छोटी मीटिंग होगी जहाँ पर मैं हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ऐसे समय समय पे हमारे ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, आप किसी भी प्रकार के टेंशन में ना आएँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, और ये 100% आपने जो प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है वो बिल्कुल राइट टाइम है, राइट समय है जहाँ पर आपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। तो इसी के साथ में मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज आपसे विदा लेता हूँ कि आप आए और आपने इस चीज़ को पेशेंस से सुना, और फिर अगला जो भी मीटिंग होगा उसका मैसेज आपको भेज दिया जाएगा।
और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई बात नहीं, क्वेरीज रहना चाहिए, क्वेरीज होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा क्वेरी ये है कि क्या आज हमारे पास में आज पूरा देखो, पूरे दुनिया पैंडेमिक सिचुएशन से निकलने के बाद कितने गलत रूप से आहत हुआ है, सबके धंधे पानी बैठ गए हैं, लेकिन ये एक ऐसा मार्केट है जो कभी कमज़ोर नहीं पड़ने वाला है। ये एक ऐसा मार्केट है जो आपके पैसे को सही रूप में इस्तेमाल करने का एक मौका देता है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया में दुनिया को एक नया टर्न देने का साहस रखती है, और उसी साहस के साथ में हम लोग पिछले 2 साल से लगे हुए हैं। सारे लोगों का इंटेंशन अच्छा है, आपका इंटेंशन अच्छा है, मेरा इंटेंशन अच्छा है, बस दौर है तो सिर्फ हमको इस चीज़ को समझने का, इसमें विज़न लेने का। और ऑलरेडी मैं तो विज़न ले चुका हूँ, आइए हम लोग साथ में विज़न लेते हैं और एक नया आगाज़ करते हैं नए तरीके से, इस डेट को ध्यान में रखते हुए कि 20 तारीख को फिर से इसका रेट रिवाइज होने वाला है। और अगर मैं चाहूँगा कि अगर हमारे बीच में हमारे जो हैं मिस्टर अजमेर जी अगर हैं तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करेंगे और 2 मिनट आएँ। बलविंदर सिंह जी हमारे बीच में हैं, मैं 2 मिनट चाहूँगा कि आप करेंगे। मिस्टर शाह, अपने आप को अनम्यूट करिए। थैंक यू सो मच भारती साहब। आज जितने भी लोग हमारे जो पार्टिसिपेंट जो शामिल है आज की मीटिंग में, मुझे पूरा यकीन है उन्हें आज जो जानकारी जो साझा की जेडी कॉइन और उसके ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी को लेकर, तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत देश में अभी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो चल रही है कि आपके जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लेकर के बैनिंग की, तो इसको लेकर आपको आहत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि भारती जी ने आपको सारी बातें इतनी विस्तार से बताई है कि जिसमें एक बात बहुत अच्छी मतलब उन्होंने कि भारत देश की कुछ बैंकिंग सेक्टर, खासतौर पर एसबीआई, जिन्होंने रिपल का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रेमिटेंस का जो विस्तार किया है, इस बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो को किसी भी हालत में बैन करने की सोच भी नहीं सकती, इस बात से आपको आहत होने की जरूरत नहीं है। और हम लोग अभी जो 3-4 दिन के बाद में जो और मीटिंग रखने वाले हैं, उसमें टेक्नोलॉजी प्लस कुछ हमारे जो भारती जी के दिमाग में और कुछ बातें हैं जो आज की मीटिंग में पूरी बातें उन्होंने नहीं बताई, लेकिन 2-4 दिन के बाद में हम लोग जो मीटिंग करने वाले हैं, उसमें वो बातें भी आपके साथ में साझा की जाएगी, शेयर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच भारती सर, आपने आज के सेशन बहुत अच्छे तरीके से भारती जी ने जो डिटेल में टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी